फेमा रिवाइज करेंगे बच्चों, कोशिश करेंगे आज एक ही लेक्चर में पूरा फेमा वन शॉट रिवाइज करें। आवाज़ थोड़ी सी मेरी आज कोऑपरेट कर लेना। पहले आप लोगों को बताया गया कि फेमा के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब इतना पूरा एक्ट पढ़ने के बाद आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इतना कुछ है पीछे। तो वो ये पूछेगा कि फेमा क्यों लाया गया, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके। तो मैंने आपको कहा था ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बताता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बताता है, ये बताता है कौन पीआरआई ट्रांजैक्शन कर सकता है, पीआरआई कौन से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए लॉ लाया गया। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव थे। पढ़ने के बाद तो इसके ऑब्जेक्टिव खुद ही लिख सकते हैं हम। गलती से आ गया, वैसे 200% श्योर नहीं आएगा। फिर ये हमारे लिए स्टार्ट होता है यहाँ से कि प्रेएम्बल से। किसका प्रेएम्बल क्या कहता है, ये एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए लाया गया है। सॉरी, सिर्फ एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए लाया गया है। एक्सटर्नल ट्रेड से मेरे कहने का मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए लाया गया है। मैंने आपको कहा था इससे पहले भी हमारे देश में ये कानून था फेरा नाम से, उसको चेंज करके हम फेमा लाए। वो जो था वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था। ये जो है ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी ज़्यादा थी। इसके अंदर एक्ट को थोड़ा लिबरल किया गया है। हम प्रमोट करते हैं कि आप फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस करो, हम ये नहीं चाहते कि आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन मत करो, ठीक है। इनफैक्ट हम वो ट्रांजैक्शन को भी अलाउ कर देते हैं जिससे हमारे को फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है, जिससे हमारा बीओपी नेगेटिव चला जाता है, वो भी अलाउ कर रहे हैं हम। क्योंकि हमने जब 91 में इकोनॉमी को खोला और हम लिबरल हुए, तो लिबरल होने के बाद हमको ये सब चीज़ें अलाउ करनी पड़ी। और फिर भी लिबरलाइजेशन की स्कीम तो 91 में आई थी, एक्ट तो 99 में आया, उसके भी काफ़ी सालों बाद आया, ठीक है। लेकिन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, एक्सटर्नल ट्रेड को प्रमोट करना और ऑर्डरली डेवलपमेंट हो फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट इंडिया में, सरीके और तरीके के साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट चले। आप अगर $1 भी उठा रहे हो तो पर्पज़ नॉन होना चाहिए कि किस पर्पज़ के लिए आपको डॉलर चाहिए, रेगुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। नहीं तो हमने लिमिट तो कितनी अच्छी दी है कि आप लोग आगे पढ़ोगे 2.5 लाख तक हमने अलाउ कर रखा है। आज अगर 80 रुपये $1 का रेट है तो अपन ने कहा था कि लमसम आपको 2 करोड़ रुपए की तो छूट दे दी ना हमने, कि अगर आप 2 करोड़ रुपए तक का फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो हमने अलाउ कर रखा है बिना किसी अप्रूवल के, उसके बाद अप्रूवल लेना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हम पुराने वाले एक्ट की तरह आपको हर चीज़ के लिए रेगुलेट नहीं करना चाहते, लेकिन हम फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट को मैनेज करना चाहते हैं। इसका नाम भी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फिर हम लोगों ने बात करी एक्सटेंड पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। इनफैक्ट जो फॉरेन कंपनीज यहाँ पे ब्रांचेस खोलेंगी उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि वो पीआरआई की डेफिनेशन में आएंगे, आगे आएगा तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया and also applicable to offices, branches and all companies which has been incorporated in India, ठीक है। वो कंपनियां जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, and all those offices and branches of person resident in India, sorry, all those offices and branches located outside India but belongs to PRI, person resident, मतलब अगर हमारी कोई ब्रांचेस इंडिया के बाहर है तो उस पर भी एक्ट एप्लीकेबल है। ये भी कितनी कमाल की बात है कि हम इंडिया में हैं और हमारी ब्रांचेस इंडिया के बाहर है। तो न्यूजीलैंड में कोई ब्रांच हो, आज तक जितने भी लॉ तुमने पढ़ाए हैं उसमें क्या पढ़ते हो तुम, एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। लेकिन एक तरीके से अगर मेरी कोई ब्रांच न्यूजीलैंड में है तो ब्रांच न्यूजीलैंड में और वो न्यूजीलैंड की ब्रांच में भी ये फेमा एप्लीकेबल हो रहा है। मतलब अब उस न्यूजीलैंड की ब्रांच में मेरे को कोई ट्रांजेक्शन करने हैं तो मेरे को फेमा की सुननी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल सकता सालो ये तो ब्रांच न्यूजीलैंड में है ना, न्यूजीलैंड के कानून लगेंगे ना इस पर, तो ये ब्रांच ऑस्ट्रेलिया में है ना, ऑस्ट्रेलिया के कानून लगेंगे ना, वहाँ के भी कानून फॉलो करूँ, तुम्हारे भी कानून फॉलो करूँ। तो एक्ट क्या बोलेगा, तू तो इंडियन है ना साले, तू ऐसे क्यों देख रहा है कि हम लोग वहाँ पे लगा रहे हैं, हम तो तेरे पे लगा रहे हैं, अब वो तो तेरी ब्रांच बाहर है तो तुझे फॉलो करना ही पड़ेगा। अपन लोगों ने पढ़ा था कि इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया एंड अप्लाई टू ऑल ब्रांचेस, ऑफिसेज, एजेंसीज आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड बाय पीआरआई। जो कौन कंट्रोल करता है, पीआरआई, क्योंकि पीआरआई की डेफिनेशन में। अब हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन शुरू हो जाती है। ये डेफिनेशन को पढ़ने में हमें उस समय बहुत टाइम लिया है। अब देखो उस समय ज़्यादा टाइम लेने का नतीजा ये रहेगा कि अभी तक तुम्हें रिटेन रहेंगी डेफिनेशंस। सबसे पहले बात करते हैं ऑथोराइज पर्सन।
याद होगा सबको। 3 लोग ऑथोराइज पर्सन में आते हैं। क्या बात है, ठीक है। ऑथोराइज डीलर, मनी चेंजर एंड ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, 3 लोग किस में आते हैं? ऑथोराइज पर्सन में, ठीक है। ये भाई डीलर, मनी चेंजर और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद सीधे आ जाते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट में। तीनों का मतलब भी मैंने बताया था, लेकिन अब ऑथोराइज पर्सन आपके कोर्स में ही नहीं है। आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया ना जितना हमने पढ़ा था, ठीक है। तो 6 तक ही पढ़ा हमने, 3, 4, 5, 6, 4 ही तो सेशन पढ़े। ऑथोराइज डीलर 9 या 10 में आता है शायद, तो वो तो आपके कोर्स में अभी नहीं है। तो सिर्फ डेफिनेशन आ सकती है 1 नंबर में। इनके मतलब फिर भी मैंने बता दिए थे। ये डीलर तो वो है जो डीलरशिप ले लेता है। अब आप आरबीआई के पास जाओ, अब आप भले बैंक नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन अगर आप डीलरशिप ले लो तो आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हो। आप डीलर हो, ऑथोराइज डीलर हो आरबीआई द्वारा, ठीक है। ये अपने यहाँ पे टिप्टा में सब इसी लोकेलिटी की हो ना ज़्यादातर तो तुम लोग, ठीक है। ये टिप्टा में टॉप बनी हुई, टॉप बोलते हैं हम लोग उसे, ठीक है। उसके सामने एक दुकान है, एक पासपोर्ट ऑफिस है रिलायबल करके, ठीक है। उनके अंदर नीचे लिखा हुआ है ऑथोराइज डीलर है वो। अभी आप कभी भी बाहर जाओ, कोई फॉरेन ट्रिप प्लान करो तो जितना डॉलर चाहिए, जितना यूरो चाहिए वो अरेंज करवा के दे देंगे आपको, ठीक है। 2.5 लाख तक लिमिट तो है ही ना, लिमिट तो है ही, ठीक है। तो वो ऑथोराइज डीलर है। कई बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ठीक है। जहाँ जितना डॉलर चाहिए, जितना यूरो चाहिए बोल दो उन्हें, दे देंगे वो, ठीक है। मनी चेंजर, ये एयरपोर्ट वगैरह पे होते हैं। छोटी करेंसी आपको एक्सचेंज करनी है एक नॉमिनल अमाउंट तक, तो ये आपको करवा देंगे। और फिर बैंक तो करवाता ही है। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है? सामने ये तो नस नस में बस गई होगी आपके डेफिनेशन। कोई भी पीआरआई, इंडिया का बंदा जिसकी एसेट, लाइबिलिटी और कंटिजेंट लाइबिलिटी इंडिया के बाहर ऑल्टर होती है, और कोई भी पीआरओआई उसकी एसेट, लाइबिलिटी, कंटिजेंट नहीं, इंडिया में ऑल्टर होती है, तो वो ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहलाता है, ठीक है। बात फिर सुन लेना, मैं पीआरआई हूँ, अब मेरी एसेट लाइबिलिटी न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ जिससे न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में मेरी एसेट लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑल्टर हो रही है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का बंदा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस कोई ट्रांजैक्शन करता है और उसकी एसेट लाइबिलिटी इंडिया में ऑल्टर होती है, तो वो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन विच ऑल्टर द एसेट, लाइबिलिटी एंड कंटिजेंट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया। एक शब्द इसमें से जरूरी है, कुछ भी छोड़ा तो डेफिनेशन का मतलब चेंज हो जाएगा। आउटसाइड इंडिया भी लिखना भूल गए तो गलत है फिर मैं सिर्फ इतना लिख दूं कि एसेट लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑल्टर हो रही है पीआरआई की, तो साला मैंने यहाँ कुन्हाड़ी में प्लॉट खरीदा तो क्या वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है? हाँ, मैंने रतलाम में प्लॉट खरीदा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। प्लॉट खरीद रहा हूँ मैं, एसेट ऑल्टर हो रही है। मैंने बड़ौदा से लोन लिया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। सब गलत हो जाएगा क्योंकि मैं क्या लिखना भूल गया? डेफिनेशन का महत्व है। एक शब्द भी आपने छोड़ा, मैं तो नंबर काटूंगा, इंस्टीट्यूट भी नंबर काटेगा, ठीक है। आउटसाइड इंडिया ऑल्टर होनी चाहिए, और वो किसकी होनी चाहिए? पीआरआई। और एसेट लाइबिलिटी इंडिया में ऑल्टर होनी चाहिए, किसकी? पीआरओआई। तो जाके वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिर आते हैं करंट अकाउंट पे। वो पढ़ लिया तो फिर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आपको याद ही रहेगा, हालांकि करंट अकाउंट थोड़ा नीचे दे रखा है। उसके बाद ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी करेंसी की, करेंसी नोट्स की, ये आने के चांसेस थोड़े कम है। फिर भी हमने सबको देखा था, तो रिवीजन में भी सबको देखेंगे। यहाँ देखो, पहले मैंने आपको बताया करेंसी क्या होती है। देखो करेंसी में करेंसी नोट्स तो आते ही है। मैं इंडिया में हूँ तो 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट और 500 रुपये का नोट, 1 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के सिक्के। These all are my currency notes। ये तो करेंसी नोट्स में आएगा ही सही। बट अपार्ट फ्रॉम दिस करेंसी नोट्स के अलावा पोस्टल नोट, ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, प्रॉमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड, हमने सबको, यूपीआई भी डाल दो अब इसमें, सबको हमने करेंसी में माना है, जिसको आरबीआई ने करेंसी की मान्यता दे रखी है। हम लोग 12th क्लास में मनी वाले चैप्टर में पढ़ते थे, 4 तरह की करेंसी होती है, फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, क्रेडिट मनी, फुल बॉडीड मनी, पढ़ते हो। फिर मनी सप्लाई की अप्रोच पढ़ते थे, उसमें भी बताया जाता है आपको कि मनी में क्या क्या आएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, मॉडर्न अप्रोच होती है, आरबीआई की अप्रोच होती है, M1, M2, M3, M4। तो मनी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है तुम लोगों ने, ठीक है। तो करेंसी नोट्स मतलब वो सारे नोट्स जो आरबीआई ने नोटिफाई करे हैं, सिंपल सी है।
करेंसी नोट्स मीन्स कैश इन द फॉर्म ऑफ कॉइन एंड बैंक नोट। बैंक नोट मतलब वही 10 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, और सिक्के तो आप समझते ही हो, ये सब। अब आ जाते हैं किसके ऊपर, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। बच्चों करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को अच्छे से समझाया नहीं गया है, उसकी मदद ली गई है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन से। बोला गया है कि ऑल ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ऑल ट्रांजेक्शन अदर देन, तो याद रखना कभी भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को जज करते वक्त कैपिटल अकाउंट दिमाग में जरूर लाना, क्योंकि मुझे लगता है इसके टेक्निकल क्वेश्चन बनेंगे, पूछेगा आपसे बताओ करंट है कैपिटल है, और ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है करंट है कि कैपिटल है, बराबर पढ़ना। और फिर बोल रहा हूँ टेस्ट में भी ध्यान रखना कि करंट अकाउंट की डेफिनेशन समझते वक्त कैपिटल अकाउंट ज़रूर दिमाग में लाना। मसलन अभी मैं बाहर से कोई मशीन खरीद के लाया, तो मशीन कायदे से एसेट होती है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि मशीन क्या है, एसेट है, ठीक है। अभी ये बोर्ड हमने चाइना से ख़रीदा हो तो ये एसेट है, और ख़रीदी भी चाइना से है, लेकिन क्या इसको ख़रीदने की वजह से चाइना में मेरी कोई एसेट लायबिलिटी ऑल्टर हो रही है? ये बोर्ड एक बार इंडिया आएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, हब्बा ख़त्म, तो फिर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है। तो सिर्फ एसेट लायबिलिटी देख के जज्बाती नहीं होना है, बराबर देखना है। एसेट आने से मतलब नहीं है, एसेट इंडिया के बाहर ऑल्टर होनी चाहिए। लायबिलिटी इंकर करने से मतलब नहीं है, लायबिलिटी इंडिया के बाहर ऑल्टर होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें नहीं हो रही है तो वो ट्रांजेक्शन क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। इस कड़ी में अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े थे जो इसमें आगे आएंगे, कुछ मैंने भी दिए थे, आपसे पूछे थे, कुछ इसमें भी है, और ये कंसेप्ट आई होप एक एक बच्चे को अच्छे से क्लियर होगा कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है। और एग्जाम्पल के तौर पर ये सब, जैसे फॉरेन ट्रेड करते हो आप, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आप कोई करंट बिजनेस सर्विसेज लेते हो, जैसे बाहर से मैंने कोई बैंकिंग की सर्विस ली, बाहर से मैंने कोई इंश्योरेंस की सर्विस ली, कोई टेलीकॉम की सर्विस ली, कोई कम्युनिकेशन की सर्विस ली, ये मैं बाहर से सर्विसेज ले रहा हूँ, क्या इससे मेरी कोई इंडिया के बाहर एसेट लायबिलिटी ऑल्टर हो रही है? मेरी नहीं। उनकी इंडिया में एसेट बन रही है? कुछ नहीं बन रही। इंडिया में कोई लायबिलिटी बन रही है? उनकी नहीं बन रही। आप बोलोगे सर आपने मशीन खरीदी तो उनकी एसेट बन गई ना, उनको पैसे दिए होंगे ना आपने, इंडिया में बना क्या वो पैसा तो चला गया बाहर, वो पैसा तो बाहर चला गया। अब इसमें अपन ने एक एग्जांपल और लिया था कि अगर मैं उससे 3 महीने की क्रेडिट ले लेता हूँ कि 3 महीने बाद दूंगा, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में माना जाएगा। क्या माना जाएगा? और इसको भी करंट अकाउंट ही माना, जबकि देखा जाए तो मेरी लायबिलिटी इंडिया के बाहर ऑल्टर हो रही है, क्योंकि मुझे उसे 3 महीने बाद पैसे देने हैं। 3 महीने के लिए तो लायबिलिटी है ना, वो भले करंट लायबिलिटी है लेकिन है ना, स्टिल मैं उसे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ही मानूंगा, क्योंकि वो मेरी जो लायबिलिटी इंकर हो रही है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, किसमें है? अगर मैं कोई लोन लेता हूँ और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता हूँ तो लोन तो करंट लायबिलिटी नहीं है, लोन तो लायबिलिटी है सॉरी, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो करंट अकाउंट में है। सेम उसी तरीके से अगर मैं इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो वो कैपिटल है, लेकिन उससे होने वाली इनकम करंट। ये कुछ एग्जाम्पल है। मैं अब्रॉड में अपने कोई बच्चे को, अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, किसी को भी कोई रेमिटेंस भेजता हूँ तो वो भी क्या है? करंट अकाउंट, क्योंकि उससे मेरी कोई एसेट बाहर बंद, कोई लायबिलिटी भी बाहर बंद ऑल्टर नहीं हो रही है। तो रेमिटेंस हमेशा क्या माना जाता है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रैवल, घूमने जाते हैं, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन काम की नहीं है, फॉरेन करेंसी काम की नहीं है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कोई भी तरह की फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी क्या होती है? इंडिया के अलावा जो करेंसी वो फॉरेन करेंसी है। अब फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या आएगा? अगर आप इंडिया के बाहर की जो करेंसी है उसे फॉरेन एक्सचेंज मानोगे ही सही, उसके अलावा क्या क्या मानोगे फॉरेन एक्सचेंज में? आप डिपॉजिट्स जो इंडिया के बाहर फॉरेन करेंसी में पेएबल है, ट्रेवलर्स चेक वगैरह जो आप इंडिया करेंसी में ड्रॉ करते हो बट पेएबल फॉरेन करेंसी में है, या फिर पेएबल इंडियन करेंसी में है लेकिन ड्रॉ किसने करे हैं? फॉरेनर ने किए हैं। सब चीज़ों को हमने फॉरेन एक्सचेंज में कंसीडर किया है। तो हमारे लिए 12th क्लास तक तो फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब था? ऑल करेंसीज अदर देन इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी को छोड़ के, जैसे डॉलर को, यूरो को, पाउंड को, रुपीस को छोड़ के हम सबको क्या मानते थे? फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी तो आएगी, लेकिन कोई भी ऐसा ट्रैवलर चेक, कोई भी ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी ऐसा प्रॉमिसरी नोट जो पेएबल है फॉरेन करेंसी में, ड्रॉ भले इंडिया में हुआ है, या जो पेएबल है इंडिया में, ड्रॉ फॉरेन में हुआ है, उन सबको हम फॉरेन एक्सचेंज मानेंगे।
सर ये क्यों पढ़ा रहा है हमें कि किसको फॉरेन एक्सचेंज मानेंगे? क्योंकि इस एक्ट का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज। कल कोई मैं क्या करूँगा, इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदूँगा और सामने वाले को बोलूँगा कि मैं तुम्हें 4 महीने बाद पेमेंट कर दूँगा और उसको बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दे दूँगा, उसके बाद वो बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट कर दूँगा। कल आरबीआई मुझसे पूछेगा कि आपने ये इतना बड़ा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन किया, हमसे पूछा क्यों नहीं? तो मैं बोलूँगा कि मैंने आपसे डॉलर थोड़ी मांगे थे, मैंने तो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, और बिल ऑफ एक्सचेंज कोई करेंसी में थोड़ी आता है, मैंने आपसे फॉरेन करेंसी थोड़ी मांगी तो आज आपसे पूछने जाऊँ। अब 4 महीने बाद पेमेंट करूँगा, आज मांग रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज, तो आज पूछ लूँगा आपसे, बताओ आप दे रहे हो नहीं दे रहे, ये पेमेंट है और 4 महीने में देनी है, और आपने कहा है पेमेंट देने के लिए कभी मना नहीं करने, उधारी है मेरी, आप नहीं दोगे तो मैं तो मना कर दूंगा उसे, नहीं दे रहा मैं, आरबीआई मना कर रहा है, आप लड़ लेना उससे, मैं तो रुपया सब लेके आया हूँ, ये लो। अरे यार आपको पहले पूछना चाहिए था ना, 4 महीने पहले, इतना बड़ा आपने 500 करोड़ का लैंड वहाँ पे खरीद लिया, क्या करोगे आप? ठीक है, मैं कहा मैं आपसे क्यों पूछूं, मैं उस समय आपसे पेमेंट करवा रहा था क्या कुछ, मैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूँ उसको। इसलिए इन्होंने डेफिनेशन को वाइडर रखा है कि कोई भी ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी ऐसा प्रॉमिसरी नोट जो इंडिया में ड्रॉ हुआ है लेकिन पेएबल फॉरेन करेंसी में है, उसको भी हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की मान्यता देते हैं, ताकि ऐसे ट्रांजेक्शन करने से पहले भी तुम हमसे पूछो। लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें? इसलिए हर चीज़ को फॉरेन एक्सचेंज में कवर किया गया है, डेफिनेशन को थोड़ा वाइडर रखा गया है। फॉरेन सिक्योरिटी में इसमें 2 बताई थी मैंने, कोई भी प्रकार का शेयर डिवेंचर जो फॉरेन करेंसी में पे करना है तो वो तो फॉरेन सिक्योरिटी है, लेकिन अगर जो फॉरेन करेंसी में ड्रॉ हुआ है और उसका पेमेंट इंडियन करेंसी में मिल रहा है, वो भी फॉरेन सिक्योरिटी माना। जैसा 2 एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको, मैंने अमेजोन के शेयर खरीदे, डॉलर में खरीदे, तो फॉरेन सिक्योरिटी है, फॉरेन सिक्योरिटी है। मैंने KFC के शेयर्स खरीदे, वो फॉरेन करेंसी में पे करें, लेकिन उसका रीपेमेंट इंडियन करेंसी में होगा। KFC वालों ने बोला जब आपको पैसा चाहिए हो बता देना, इंडियन करेंसी में देंगे डिविडेंड भी आपको इंडियन करेंसी में देंगे, तो भी वो फॉरेन सिक्योरिटी है। तो फॉरेन सिक्योरिटी कवर्स 2 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, ऑल दो शेयर्स, डिवेंचर्स एंड सिक्योरिटीज पेएबल इन फॉरेन करेंसी एंड रिडीम इन फॉरेन करेंसी, एंड ऑल दो शेयर्स, डिवेंचर्स पेएबल इन फॉरेन करेंसी बट रिडीम इन इंडियन करेंसी। ये दोनों तरह की सिक्योरिटीज फॉरेन सिक्योरिटी में याद रहेगा बच्चों, आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना, ठीक है? ये में जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कवर करते जा रहे हैं। पर्सन, इनकम टैक्स से उठाइए पर्सन की डेफिनेशन, कौन होता है भाई पर्सन? पर्सन कौन होता है? इंडिविजुअल, HUF, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सब लोग पर्सन माने जाते हैं, ठीक है? अब हमारे लिए तो जो पर्सन है वो ये है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, PRI। क्या? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, PRI कौन होता है? सामने देखो, ये भी आपके नस नस में भरा हुआ होगा, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑथराइज पर्सन, PRI और PROI, ये सब हम कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे। PRI कौन है? देखिए, ये PRI की जो पहली डेफिनेशन, 4 लोग आते हैं PRI में। पहला इंडिविजुअल के हिसाब से बता रहा हूँ, पहला किसके हिसाब से बता रहा हूँ? तो शुरुआत भी कैसे करना? अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, इसके ये ज़्यादा अच्छा है, इंडिविजुअल रेसिडिंग इन इंडिया लिखो तुम लोग। लग किसके ऊपर रहा है ये? इंडिविजुअल के। स्ट्रेप से वो एक पूरा पट्टा आता है, वो लिया ना। चलो, अब जो भी बंदा इंडिया के बाहर, इंडिया में 182 डेज रुका है प्रीवियस ईयर में, तो वो इस साल क्या माना जाएगा? PRI, पर्सन रेसिडेंट इन, अ पर्सन residing in India for more than 182 days during previous financial year but does not include, इसके 2 exceptions क्या थे? ये भी याद है आपको? इधर देखो, पहली बात, अगर ये बोल रहा है it does not include, तो मैंने उस समय बहुत गहराई से समझाया था कि इसका मतलब ये इंक्लूड थे लेकिन एक्सेप्शन डाल के इनको हटाया गया है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये इंक्लूड थे। अब इसमें क्या मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा कि इट डज नॉट इंक्लूड ऑल दोज पर्सन हु हैव नॉट रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, ऐसे बोलूंगा मैं? पहले मैंने तुम्हें बोल दिया कि जो पिछले साल 182 डेज इंडिया में है वो रेसिडेंट है। अब मैं ये बोलूंगा
कि जो पिछले साल 182 डेज नहीं थे, 60 दिन ही थे, 20 दिन ही थे, वो रेसिडेंट नहीं है। ये थोड़ी पढ़ाऊंगा भाई, ऑब्वियस है कि जो नहीं था 182 डेज वो तो रेसिडेंट है ही नहीं। अब तो मैं तुम्हें उन लोगों की जानकारी दूंगा जो 182 डेज इंडिया में थे, स्टिल उन्हें रेसिडेंट नहीं माना गया है। कब? 3 केसेस में। अगर वो पिछले साल 182 डेज इंडिया में थे बट वो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं 3 पर्पस के लिए, फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट, फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन, और फॉर एनी अदर पर्पस फॉर अनसर्टेन पीरियड। ठीक है, अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाहर गए हैं। तो अगर मान लो मैं इंडिया के बाहर गया हूँ एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, पहले मुझे ये बताओ मैं पिछले साल 182 डेज इंडिया में था। अब इस साल मैं रेसिडेंट हूँ, PRI हूँ, इस साल मेरी दुबई में जॉब लग गई और मैं दुबई चला गया, ख़त्म ना, अब तो मैं दुबई चला ही गया। ठीक है, मैं मैं बिजनेस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया, न्यू में अनसर्टेन पीरियड के लिए मैं बाहर गया, घूमने फिरने के लिए नहीं, अनसर्टेन पीरियड के लिए मैं कोई जॉब ढूंढने गया। और अब मुझे पता नहीं है कब जॉब मिलेगी, कब मैं वहाँ रुकूंगा, लेकिन अभी मैं घर वालों को कह के गया हूँ मेरा इंतज़ार मत करना। ठीक है, 10-15 दिन रुकना बस, उसके बाद समझ जाना मैं कहीं ना कहीं सेटल हूँ। जैसे जैसे फिर मेरे को जो जॉब वॉब मिल जाएगी, मेरा सब सेटलमेंट हो जाएगा, मैं खुद ही आपको चिट्ठी विट्ठी लिख दूंगा, फ़ोन वोन कर दूंगा, परेशान मत होना। तो मैं यहाँ से बोल के ही गया हूँ कि मैं अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहा हूँ, ख़त्म, अब हप्पा, अब मैं PRI नहीं हूँ। 3 लोग, फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट, नंबर 1, कैरिंग ऑन बिजनेस, नंबर 2, और एनी अदर पर्सन अनसर्टेन पीरियड। अब दूसरे लोगों की बात करते हैं। अ पर्सन हु हैज केम टू इंडिया, जो इंडिया में आए हैं, अपार्ट फ्रॉम, लेकिन इन 3 काम के लिए नहीं आए हैं, अदर देन, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आए हैं, बिजनेस के लिए नहीं आए, किसी और पर्पस के लिए भी नहीं आए हैं जिसके लिए अनसर्टेन पीरियड हो, वो आए हैं घूमने फिरने के लिए। तो घूमने फिरने में इंडिया इतना अच्छा लग गया कि वो 182 डेज रुक भी गए। इंडिया इतना अच्छा लग गया कि 3 साल का ग्रेजुएशन यहीं से कर लिया, तो वो इंडिया के रेसिडेंट नहीं माने, इवन दो दे स्टे फॉर। मतलब दोनों एक्सेप्शन में ये बात याद रखना, एक्सेप्शन का मतलब ही ये होता है, दोनों एक्सेप्शन में वो इंडिया में 182 डेज रुकेंगे, फिर बोल रहा हूँ स्टिल हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। बोलो मेरे साथ, वो 182 डेज इंडिया में रुकेंगे, स्टिल हम उसे PRI कंसीडर। अब देखो, अ पर्सन हु केम टू इंडिया स्टे इन इंडिया, अदरवाइज देन, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आया, बिजनेस के लिए नहीं आया, अदर पर्पस के लिए नहीं आया, तो फिर हम उसे रेसिडेंट क्यों माने? आया है वो भी किसी पर्पस से, काम वाम कर कुरा के चला जाएगा। हाँ, ये याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा। अब मैंने क्या कहा, 4 लोगों को PRI माना है, पहला अभी इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, अब दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल सिंपल है। दूसरा, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, रिलायंस इंडिया में रजिस्टर्ड है? हाँ, क्या नहीं? और कहाँ रजिस्टर्ड है? ठीक है, हाँ, पागल है क्या? नहीं नहीं, इंडिया में रजिस्टर्ड है। अरे ब्रांच तो पूरे आलम जहान में ब्रांच, उससे क्या मतलब है? अरे भाई, इनकॉर्पोरेट वो लोग इंडिया में हुए हैं, कहीं पे भी वो लोग रजिस्टर हुए, उससे मतलब नहीं है, समझे? चलो, कोई भी बॉडी अरे कहीं पे भी उनके हेडक्वार्टर्स, उससे मतलब नहीं है, उनका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है। ठीक है, और जितनी भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई है वो सब PRI मानी जाएगी। अब नंबर 3, आपकी कोई ऑफिस या ब्रांच इंडिया के बाहर है, वो भी PRI है। और नंबर 4, बाहर वाले की कोई ऑफिस और ब्रांच इंडिया में है, तो वो भी PRI है। ऑफिस और ब्रांच इंडिया के बाहर किसकी? PRI की। ऑफिस और ब्रांच इंडिया में किसकी? उसे भी हम PRI मानेंगे। बढ़ू भाई, आगे बढ़ू। अब ये एक फ्लो चार्ट समझाया था आपको, इसको पीसने की जरूरत नहीं है, ये इसने फिर पीसा है, फिर भी रीड कर देता हूं आपके लिए। फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट रेसिडेंट इवन दो दे हैव रिसाइडेड इन इंडिया। इंडिया में 182 डेज रुकेंगे, फिर भी हम इनको क्या नहीं मानेंगे? क्यों? क्योंकि ये इंडिया के बाहर चले गए बिजनेस करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, 3 पर्पस के लिए। 3 पर्पस क्या है? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और अर्निंग। और जो लोग इंडिया में आ गए और भले वो 182 डेज रहे, फिर भी हम उसे PRI नहीं मानेंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आए हैं, बिजनेस के लिए नहीं आए हैं, और
सर्टेन स्टे के लिए भी। इसके बाद एक बहुत शानदार फ्लो चार्ट बना हुआ था, ये भी हमने समझा था, ये और पुख्ता कर देगा हमें। ड्यूरिंग रिलेवेंस प्रीवियस ईयर, क्या आप 182 डेज इंडिया में रुके हो? यस, रुके हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसको कंटिन्यू करता हूं। मैं मेरा एग्जांपल देता हूं। मैं पिछले साल 182 डेज इंडिया में था। यस। डिड ही गो और स्टे आउटसाइड इंडिया? क्या मैं करंट ईयर में इंडिया के बाहर गया हूं? ठीक है, मान लो मैं गया हूं, वैसे मैं करंट ईयर में नहीं गया हूं अभी, वो मैं, हाँ, दुबई अप्रैल से मार्च में आया ना, हाँ गया हूं। करंट ईयर में गया हूं, बाहर गया हूं। यस। अब मैं क्या हूं, 3 पर्पस के लिए गया था। ठीक है, घूमने फिरने गया था मैं, तो मैं 3 पर्पस के लिए नहीं गया हूं। नो, तो मैं कौन हूं? अगर मैं गया होता जॉब वॉब ढूंढने तो मैं क्या हो जाता? इवन दो मैं पिछले साल 182 डेज इंडिया में था। नेक्स्ट, भी तो मेरी बात हो गई। यस। अगर मैं नो कर दूं, मैं पिछले साल इंडिया में नहीं गया हूं, ये बालक नहीं गया पिछले साल इंडिया के बाहर, तो ये कौन है? इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब मैं पिछले साल 182 डेज इंडिया में ही नहीं हूं, मान लो मैं पिछले साल कहीं बाहर गया था। ठीक है, और कितना गया था? 240 दिन के लिए गया था बाहर। तो अगर मैं 182 डेज इंडिया में नहीं हूं, नो, तो अब डिड ही केम टू स्टे इन इंडिया? अब क्या इस साल आ गया मैं इंडिया में? हाँ, इस साल आ गया मैं। नो, इस साल भी नहीं आया, तो प्यार बाहर मरो, जहाँ जाए वहाँ जाओ। यस, इस साल आ गया हूँ इंडिया में, तब देखना पड़ेगा 3 पर्पस के लिए आया हूँ। नो नो नो, मेरा तो बिजनेस वहाँ पे सेट हो गया है, मैं तो वहीं रहूँगा, अभी तो ऐसे ही घर वालों से मिलने आया हूँ, तो कौन हूँ? यस, 3 पर्पस के लिए आया हूँ। बाहर गया था भले 240 दिन के लिए, लेकिन अभी इंडिया में आ गया हूँ। कैसे, किसके लिए आया हूँ? वही बिजनेस वगैरह। तो कौन हूँ मैं? PRI। एक और बहुत अच्छी बात लिखता है ये लिम विम की ऐसी तैसी, कि वही चीज़ है वापस से रिपीट कर रहा है। बहुत डिटेल में समझाया इसे, बहुत डिटेल में, एक चीज़ को 4-4, 5-5 बार समझाया कि एक एक बच्चे को नक्श हो जाए दिमाग में कि क्या कंसेप्ट क्या है। एक लास्ट चीज़ जो इसमें लिखी हुई है वो सुन लो तुम, कि इनकम टैक्स में एक बार जो रेसिडेंशियल स्टेटस मिल जाता है वो पूरे साल के लिए होता है। यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस पूरे साल के लिए, इट कीप ऑन चेंजिंग। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, रिपीट करो मेरे साथ, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ करोगे, उस वक्त आपका रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा। एक बार पूरी लाइन वापस से बोलो तो। आधे जने तो लिबड़ू करके उड़ा दिया पूरा, दिव्यांश ने पूरा बोला बस। चलो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स थे, देख लोगे आप, अपन पहले देख चुके हैं एग्जाम्पल तो, है ना। और मैंने फिर यही बोल दिया ये 182 वाली चीज़ किस पे लगती है सिर्फ, इसीलिए मैंने ऊपर ही बोल दिया। आप जहाँ पे वो एनी पर्सन लिख रहा है आप वहाँ लिखो ही क्या, ये 182 डेज वाली बात सिर्फ किसके लिए है? अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया में रजिस्टर्ड हो गई, सुन लो, तो वो तो हमेशा ही PRI है। आपकी कोई ऑफिस एजेंसी ब्रांच बाहर है, वो हमेशा ही आप PRI हो ना। और PROI की कोई ऑफिस इंडिया में है तो वो भी हमेशा, मतलब 182 डेज की लिमिट आपके और मेरे जैसे नेचुरल पर्सन्स के लिए है, आर्टिफिशियल पर्सन के लिए आगे तुम बोल दो नहीं है। ठीक है, ऑफिस के लिए, ब्रांच के लिए, कंपनी के लिए, ये सब कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। इनके लिए ये लिमिट्स नहीं है। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन सारे पढ़े हमने, वापस पढ़ू क्या? क्लियर है? टॉपिक पे आ जाए वापस। ये सारे इलस्ट्रेशन पढ़े अपन ने सारे। अब सेक्शन 3, ठीक है, क्या क्या पढ़ा अभी तक, भूलना मत कुछ भी। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव उसकी ऐसी तैसी,
प्रियम्बल ये बताता है कि आपको क्यों एक्ट लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के। हमने पढ़ी डेफिनेशंस किस किस की, ऑथोराइज पर्सन की, करंट अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट की, पीआरआई की, पीआरओआई की, फॉरेन सिक्योरिटी की, फॉरेन करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज की, करेंसी नोट्स की, और फिर पूरी चर्चा करी इसके ऊपर पीआरआई कि कौन पीआरआई में आएगा और कौन पीआरआई में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 4 सेक्शन का एप्लीकेबिलिटी आपके कोर्स में सिर्फ 3, 4, 5, 6 कितने 3, 4, 5, 6 3 डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, 4 होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, 5 करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड 6 कैपिटल। पढ़े जल्दी जल्दी। 3 होल्डिंग, पहले डीलिंग, सॉरी 3 ये कहता है 4 बातें करता है ये। आप फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकते अदरवाइज देन थ्रू ऑथोराइज पर्सन। ऑथोराइज पर्सन के थ्रू कर सकते हो, उसके अलावा तो अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहता हूं तो मैं किसके थ्रू करूंगा, ऑथोराइज पर्सन। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि पीआरओआई का कोई भी पेमेंट आप इंडिया में रिसीव नहीं कर सकते हैं। 3 पीआरओआई के बिहाफ पे आज भी कोई पेमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। 4 आप उसको कोई यहाँ पर इमोबल प्रॉपर्टी वगैरह खरीदवा नहीं सकते, सब मना कर दिया। अब ये सब करना है तो उसके लिए जनरल नोटिफिकेशंस के थ्रू इनको अलाउ किया गया है। सेक्शन में तो मना कर दिया गया, बोला मन करना ही मत, और करो तो ऑथोराइज पर्सन के थ्रू करना। अब ऑथोराइज पर्सन के थ्रू भी कितना करना और कौन से कर ही नहीं सकते, क्या कर सकते हो, ये कुछ भी सेक्शन 3 में नहीं लिखा हुआ। सब अलग अलग शेड्यूल्स में कवर किया गया है। ये एक जनरल सेक्शन है जो 99 में एक्ट आया तब आया था। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है मेरे नज़रों में, क्योंकि आप यहाँ कह रहे हो नहीं कर सकते, नीचे जाके आप बता रहे हो ये कर सकते हो कर सकते हो, तो ढंग से रिव्यू करके एक बना दो ना इनको। जो बातें मैं 5 में पढ़ाता हूँ 3 में डाल दो, या तो 3 को हटा ही दो, 3 को ही 5 कर दो। सीधा पढ़ाना ही क्या शुरू करो, करंट अकाउंट, और फिर क्या शुरू करो, कैपिटल अकाउंट। जो अलाउड है नहीं अलाउड है सब आपने करंट और कैपिटल में ढंग से बताया है ना, इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी रह गई फिर, ये तो जरा सा है। तो क्या बोलता है ये, नो पर्सन शैल, कोई भी बंदा डील नहीं कर सकता किसमें, फॉरेन, एक्सेप्ट किसके थ्रू, कोई भी पैसा पीआरओआई से नहीं ले सकते। क्रेडिट मतलब लेना, सॉरी रिसीव मतलब लेना, पेमेंट मतलब देना, पेमेंट भी नहीं कर सकते, रिसीव भी नहीं कर सकते। किसके लिए, पीआरओआई के लिए। फिर एक बात और इंपॉर्टेंट बताई थी एक्सप्लेनेशन में, ये वाली चीज टिक कर लो, करस्पॉन्डिंग इनवर्ड रेमिटेंस। करस्पॉन्डिंग इनवर्ड रेमिटेंस मतलब अगर आप ऑथोराइज पर्सन के थ्रू भी ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको पहले क्या देना पड़ेगा, इनवर्ड रेमिटेंस। जैसे अगर कोई वहाँ से पैसे डालता है या मुझे उसको पैसे डालने हैं, मुझे एक इनवर्ड रेमिटेंस देना पड़ेगा जिसमें पर्पज़ होगा कि क्या पर्पज़ है। आप ये समझ लो कि ये इनवर्ड रेमिटेंस जितना छोटा दिख रहा है ना, इतनी छोटी चीज़ नहीं है ये इनवर्ड रेमिटेंस आपसे पूरी जानकारी ली जाएगी। 2.5 लाख की लिमिट की बात नहीं कर रहा मैं, उसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसमें डीम्ड अप्रूवल है। जहाँ आप उसके ऊपर जाओगे तो आपको वही कहाँ प्लॉट खरीद रहे हो, किस लिए पैसा चाहिए, कौन सी एसेट डेवलप कर रहे हो, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है तो क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो बाकी के डॉक्यूमेंट। ये इनवर्ड रेमिटेंस आप इतना समझ लो कि ये एक पूरी इंफॉर्मेशन है जो आपको देनी पड़ेगी उस ऑथोराइज पर्सन को, तभी आप ये ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाओगे। लेकिन ये बात यहाँ लिखना गलत है, ये कहाँ लिखनी चाहिए, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। चौथा, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते आप इंडिया में। सबके लिए मनाही कर रहा है ना, क्योंकि सेक्शन की शुरुआत किससे हुई है, और डैश लगी हुई है, सबके लिए मना कर रहा है। फिर नीचे क्या लिखता है पागल का बच्चा कि अबाउट ट्रांजेक्शन कैरिड ऑन एज अदरवाइज प्रोवाइडेड दिस एक्ट विद जनरल एंड स्पेशल परमिशन ऑफ आरबीआई। अब क्या रिलेवेंस रहा इस सेक्शन का, क्या रिलेवेंस रहा, 0/0।
पूरा आपने बोला नहीं कर सकते और नीचे बोला कर सकते हो, एक्ट के दायरे में कर सकते हो। आरबीआई ने आपको जनरल परमिशन भी दे रखी है और स्पेशल। जनरल परमिशन मतलब 2.5 लाख, अब तो पूरा पढ़ा चुका हूं, 2.5 लाख, और स्पेशल परमिशन मतलब 2.5 लाख के तो मतलब ही नहीं है इसका। चलो ये कुछ ट्रांजैक्शंस, ये भी फिर वही एग्जांपल है अपन ने पढ़ लिए हैं, इनको रिपीट नहीं करेंगे। चौथा होल्डिंग, 3 किसका था? डीलिंग। अब 4 किसका है? कोई भी बंदा अपने पास फॉरेन एक्सचेंज को होल्ड एक्वायर नहीं कर सकता, ना होल्ड कर सकता है, ना एक्वायर कर सकता है, ना सेल कर सकता है। नो पर्सन रेसिडेंट, भला आप इंडिया के रेसिडेंट हो, एक्वायर नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, पजेस नहीं कर सकते। क्या? फॉरेन एक्सचेंज। क्या क्या? तो 3 चीजें आप अपने पास रख, फॉरेन एक्सचेंज, इसकी भी कोई रिलेवेंस नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं रख सकता मैं इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर सिक्योरिटी नहीं खरीद सकता मैं, तो वो फिर नीचे लिख देगा परमिशन से सब कर सकते हो। ठीक है, तो पहले बोलता है दिस सेक्शन प्रिवेंट टू एक्वायर फलाना डिमकरा, देन थ्रू सेपरेट नोटिफिकेशन तुम्हारी ऐसी तैसी एक्विजिशन ऑफ दीज एसेट्स हैज बीन। ये दोनों सेक्शन की रिलेवेंस खत्म हो चुकी है। थोड़ा भी सरकार इसको रिव्यू करे और इन एक्ट को ढंग से देखा जाए तो और अच्छे तरीके से पेश किया जा सकता है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे सरकारें आती है, जैसे 99 में आया ये, ठीक है, तो 99 में शायद अटल बिहारी वाजपेयी थे, है ना। 2004 में फिर मनमोहन सिंह बने, 9 में मनमोहन सिंह, 14 में मोदी जी, फिर 19 में मोदी जी, 24 में भी वापस मोदी जी। ठीक है, तो देख ये मोदी जी इतने प्यार से बोले थे, वो मोदी जी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है उनकी। दिस इज़ पॉलिटिकल लिटरेसी इन आवर कंट्री। ये सबसे बड़ी फ़ैन है उनकी, उनको यही नहीं पता कि वो लड़ते कहाँ से चुनाव। वाराणसी से, बनारस से लड़ते हैं वो उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। बंटा धार है हमारे देश का, इनको सिर्फ एक स्लोगन चिल्लाना है, आएगा तो मोदी ही। कहाँ से आएगा ये भी नहीं पता, कहाँ से आएगा ये भी नहीं पता। चलो क्या है, तो अब ये 1999 में उस समय शायद अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके समय पे लॉ लाया गया हो। उसके बाद रिव्यू करते तो इन सेक्शंस को, क्योंकि उसके बाद अलग अलग गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाई होगी, जितनी नोटिफिकेशंस और शेड्यूल मैंने तुम्हें पढ़ा है वो सारे एक समय पे आए हुए नहीं है, आज वो पूरे क्यूमुलेट हो चुके हैं। अब उसमें चेंजेस भी आते ही रहेंगे, लेकिन कम से कम ये सेक्शन का तो अब रिलेवेंस खत्म हो गया, क्योंकि जब आप लाए थे तब आपने मना कर दिया था हम नहीं करने देंगे। करने देंगे तो कब? जब हम शेड्यूल बनाएंगे, उस समय एक्ट तो ला दिया, शेड्यूल नोटिफिकेशन धीरे धीरे आती है। अब सब आ चुका है, क्यूमुलेट हो चुका है, तो इन सेक्शंस को रिव्यू करके थोड़ा उसको और इसको मिक्स करके ढंग से पेश किया जा सकता है। तो हमारे क्या होता है कि नए कानून ही इतने बनते हैं और पार्लियामेंट इतने कम समय चलती है। ठीक है, मतलब मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था, 365 दिन में से 120 दिन भी पार्लियामेंट रनिंग नहीं होती है। 4 सेशंस जो पार्लियामेंट के जोड़ लिए जाए तो टोटल मिला के 120 दिन भी पार्लियामेंट चलती नहीं है। सैलरी इन बागड़ बिल्लों को पूरे साल की मिलती है विद ऑल दी अलावेंस। सबसे कम काम करने वाले लोग ये सबसे कम काम करते हैं लोग, 365 दिन में से 120 दिन भी काम नहीं करते और सैलरी पूरी मिलती है विद ऑल परक्यूसिट्स एंड बेनिफिट्स। तो वो जितने समय काम करते हो उस समय में पूरे नए कानून और ये सब बनाने में ही निकल जाता है। कौन रिव्यू करेगा इनको, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे चल रहे हैं अभी तो सर्विस टैक्स था पहले, जीएसटी के पहले सर्विस टैक्स से इतना रेवेन्यू आता था भारत सरकार को, सर्विस टैक्स का कोई कानून नहीं था। सर्विस टैक्स मनमोहन सिंह जब पहली बार लाए थे तो फाइनेंस बिल में लाए थे, तो फाइनेंस बिल में 4 पेज जोड़े गए थे सर्विस टैक्स के कि ये सर्विस टैक्स ऐसे ऐसे एप्लीकेबल होगा। और 4 बिल, 4 पेज, 8 पेज हुए, 16 पेज हुए, वो हमेशा फाइनेंस बिल में ही आता रहा। अब फाइनेंस बिल इतना बड़ा हो गया कि उसमें सर्विस टैक्स का पोर्शन इतना मोटा, बाकी का इतना, लेकिन उसका कोई सेपरेट कानून नहीं बना। अब उसके लिए कोई भी चीज़ लानी होती थी तो नोटिफिकेशन आती, शेड्यूल आ जाता, ये आ जाता, वो इतने बड़े हो गए, वो सेक्शन अमेंड नहीं हुए, वो जो चल रहा है गचड़ पचड़।
और अच्छा हुआ फिर जीएसटी आया तो सारे एक्ट ख़त्म हो गए, फिर ये जीएसटी के अंदर सब मर्ज हुए और एक कानून बना। तो इतना लॉ में इतना घोच पोच है कि अगर तरीके से रिव्यू करें चीज़ों को तो और अच्छी बनाई जा सकती है इसको। चलो आगे आते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेक्शन 5 सामने देखो, सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। फिर ये पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? वापस लिख दिया उसने, अभी अभी रिवाइज कराया, वापस रिपीट नहीं करेंगे। ये सब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इंटरेस्ट विंटरेस्ट, ये सब यही आता है करंट अकाउंट में, ठीक है। लिविंग और रेमिटेंस वगैरह ये सब। फिर ये कुछ एग्जांपल्स थे जो बहुत काम के थे उस समय अपन ने देखे थे, एग्जांपल 3, 4, 5 इसमें अच्छे से समझाया गया है। और फिर अपनी उस लाइन को आज तीसरी बार रिपीट करूंगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को जज करने से पहले अगर वो कोई भी ट्रांजैक्शन में फॉरेनर के साथ कर रहा हूं जिससे इंडिया के बाहर मेरी एसेट लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑल्टर हो रही है तो वो कैपिटल है, नहीं है तो फिर वो करंट है। क्योंकि ट्रांजैक्शन दो ही तरीके के होंगे, या तो कैपिटल या वो होगा ही नहीं, या वो फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने अभी ये स्ट्रेपसिल खरीदी, ये कुछ भी नहीं है क्योंकि यहीं बिरला मेडिकल से खरीद ली मैंने, इसमें कुछ डॉलर का पेमेंट ना तो करंट है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज अगर इन्वॉल्व है तो वो ट्रांजैक्शन या तो कैपिटल होगा, ठीक है। इसमें एक ये गिफ्ट वाला एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगा, ये फिर रिपीट करेंगे अब, या तीनों ही एक बार रिपीट कर लेते हैं। और देखो, एक इंडियन रेसिडेंट है, उसने मशीन मंगाई, ये तो अभी बताया मैंने, मशीन इंडिया में आ गई और मशीन को आप भले एसेट मान सकते हो लेकिन वो एसेट तो इंडिया में आ गई ना। तो क्या उसकी कोई एसेट इंडिया में ऑल्टर हुई? क्या हमारी कोई एसेट बाहर ऑल्टर हुई? हमारी एसेट ऑल्टर हुई, हमारे वहाँ मशीन आई लेकिन इंडिया में ही आई ना, बाहर कुछ भी ऑल्टर। It does not create any liability, so this transaction is a। फिर एग्जाम्पल नंबर 4, एन इंडियन रेसिडेंट इम्पोर्ट। अब हमने कोई मशीन मंगाई और वही वाली बात 3 महीने की क्रेडिट में मंगाई, तो 3 महीने की क्रेडिट में लाइबिलिटी तो आई बट इट इज अ लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया, और लाइबिलिटी भी इंडिया के बाहर है क्योंकि इम्पोर्टर वो भी मेरे लिए जो भी एक्सपोर्टर हुआ हो, जो भी वेंडर है मेरे लिए, मुझे तो उसको इंडिया के बाहर पेमेंट करनी है ना, मैंने इंडिया के बाहर से मंगाई है तो वो वेंडर तो इंडिया के बाहर का है। बट स्टिल टेक्निकली ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, टेम्पररी बोरोइंग है, तो इसको अभी भी हम क्या मानेंगे? अब एक गिफ्ट वाला बहुत बढ़िया है। एक पीआरआई ने $1000 दिए अपने एनआरआई ब्रदर को गिफ्ट के रूप में। किसको दिए? एनआरआई ब्रदर। अभी मेरा भाई एनआरआई है, मैंने उसको गिफ्ट दिया, कितना? $1000। नाउ दीज फंड आर सेंट, आपने पीआरआई ने, मैंने अपने बैंक अकाउंट से भेजे, न्यूयॉर्क चले गए। अब अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स गिफ्ट एक कैपिटल रिसिप्ट है, बट अंडर फेमा गिफ्ट इज एक्सेप्टेड बाय एनआरआई, नो वन ओन्स एनी लायबिलिटी एनीथिंग इन इंडिया और यूएसए, दिस ट्रांजैक्शन इज आल्सो अ। कायदे से देखा जाए तो मैंने उसको $1000 दिए, तो वो $1000 अगर मैं उसको ना देता और वहीं किसी अकाउंट में खुला लेता और मैं उसको बोलता मेरे भाई को, यार तू तो बाहर रहता है, ऐसे ही तो एक काम कर, मेरा भी एक अकाउंट बाहर खुलवा दे, मैं जो $1000 में तेरे को भेजूंगा, मेरी सेविंग हो जाएगी, तो डॉलर में मेरा एसेट जमा होता रहेगा, हर महीने 1000 भी भेजूंगा, $12000 हो जाएंगे, 10 साल में 1,20,000 हो जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ बैंक पे पैसे जमा कराता हूँ, ऐसे वहाँ न्यूयॉर्क में करा दूंगा, और तू है ही वहाँ पे केयर टेकर के रूप में, देखता भी रहना, ब्याज भी आता रहेगा। तो ये फिर कैपिटल अकाउंट बन जाता क्योंकि वहाँ पे मेरी क्या डेवलप हो रही है, लेकिन यहाँ जो $1000 मैंने उसे दिए वो प्योरली एज अ गिफ्ट दिए हैं। कैसे दिए हैं? एज अ गिफ्ट दिए हैं, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ भी मैंने तुम्हें टिक कराई थी, ये वो वाली बात है जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं उसे कोई गिफ्ट भेजता और वो वहाँ मेरी एसेट डेवलप कर रहा है, जैसे मैं कहता हूँ वहाँ बैंक अकाउंट खुला ले, वहाँ मैं पैसे भेजता रहूँगा मेरे नाम से, तो वो मेरी एसेट है, और फिर वो क्या बन जाता? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बन जाता। क्या बन जाता? अब यहाँ पे 2 बातें मैंने तुम्हें बताई थी। इंडिया में सारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस फ्रीली अलाउड नहीं है,
और सारे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन फ्रीली अलाउड है। इसमें दो बातें हो जाती है, ऑल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर फ्रीली अलाउड अनलेस दे आर स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। बोलो, स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। ऑल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर प्रोहिबिटेड अनलेस दे आर स्पेसिफिकली अलाउड। बोलो, ये जनरल रूल यहां पे लिखा हुआ है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन फ्रीली परमिटेड है अनलेस प्रोहिबिटेड, कैपिटल अकाउंट प्रोहिबिटेड है अनलेस परमिटेड। ठीक है, इसीलिए जब हम करंट अकाउंट का शेड्यूल 1 पढ़ते हैं तो ये पढ़ाता हूं कि ये अलाउड नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट सारे अलाउड होते हैं, तो ये पढ़ाना पड़ता है क्या अलाउड नहीं है। जब कैपिटल अकाउंट पढ़ाता हूं तो ये पढ़ाता हूं ये अलाउड है, क्योंकि सारे अलाउड नहीं है, तो ये पढ़ाना पड़ता है क्या क्या अलाउड है। समझे मेरी बात को? यहाँ शेड्यूल 1 में मैंने अलाउड वाले पढ़ाए थे और यहाँ शेड्यूल 1 में मैंने प्रोहिबिटेड पढ़ाए थे, यहाँ अलाउड वाले 3 में पढ़ाए थे। ठीक है, वो देखते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 मिनट का, पॉज करो। चलो देखो, यस, अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है जो अलाउड है, जो अलाउड नहीं है। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन यूजुअली अलाउड होते हैं और स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड होते हैं। तो जो अलाउड है उसमें हम लोग शेड्यूल 1 की बात करते हैं, सॉरी प्रोहिबिटेड है उसमें हम बात करते हैं शेड्यूल 1। शेड्यूल 2 में वो है जो अलाउड तो है बट परमिशन से, और शेड्यूल 3 में वो है जो फ्रीली अलाउड। तो मैंने इसका एक न्यूमेरिक बनवाया था, क्या ठीक है, ये ऐसे ही हमें याद रहेगी। न्यूमेरिक हमने किस रिगार्ड में बनाया था कि आरसीबी दिल में रहती है बट हम उसे फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे। फॉरेन एक्सचेंज की अगर ट्रॉफी कर लेना इधर, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे हम उसे, किसको? आरसीबी। ठीक है, अब आरसीबी दिल का क्या मतलब है? आर स्टैंड फॉर रेसिंग एंड राइडिंग। इन कामों के लिए हम आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे, सूद जुए सट्टे लगाना साला। सी में 3 प्रकार के कमीशन आएंगे, 2 कमीशन, एक तो कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, एक और कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, एक कॉल बैक सर्विसेज। सी क्यूब है, क्या है? यहां पे वो एक्सपोर्ट का कमीशन है जो हमने इंडिया के बाहर अपनी सब्सिडी डाली है और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए कमीशन दे रहे हैं। तो आपकी कंपनी है, ठीक है, तो अब आप उसी को एक्सपोर्ट करने के लिए कमीशन देना चाहते हो, तो वो अलाउड प्रोहिबिटेड है। दूसरा वो एक्सपोर्ट, ये सारे एक्सपोर्ट नहीं है, सब पे तो कमीशन देते ही हो। अभी बिना कमीशन दिए कोई एक्सपोर्ट कर सकता है क्या? उस दिन भी बताया था मैंने आप लोगों को, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में मेरे को माल बेचना है, बिना कमीशन के बेच दूंगा मैं, मेरे को ना कोई जाने ना पहचाने। इंडिया में माल बेचने में झाग आ जाते हैं, यहाँ पे एजेंट रखने पड़ते हैं, यहाँ पे इतनी मार्केटिंग करनी पड़ती है, पर्सनल सेलिंग करनी पड़ती है, तब जाके माल बिकता है। इंडिया के बाहर कमीशन नहीं देने देंगे मुझे। तो भैया ये सारे कमीशन पे हमने रोक नहीं लगाई है। एक तो ये फॉरेन कंपनी सब्सिडी वाला याद रखना, एक हमने रुपी स्टेट क्रेडिट रूट के तहत सारी पेमेंट ही हमने रुपी में करवाई है। ये वो जैसे अभी कुछ कंट्रीज़ के साथ हमने टाई अप किया है ना कि हम उसके साथ ट्रांजैक्शन रुपी में ही करेंगे। किस में करेंगे? डॉलर में नहीं करेंगे उनके साथ ट्रांजैक्शन। और बहुत सारी कंट्री मान भी गई ताकि डॉलर का डोमिनेंस जो है वो कम हो सके थोड़ा। डॉलर का डिमांड इतना बढ़ता है तभी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है। अब आपको कोई भी चीज़ लेनी हो, ठीक है, अभी जैसे यूएई है, यूएई से हम लोग तेल लेते हैं, बहुत सारा तेल लेते हैं। अब वो तेल की पेमेंट हम डॉलर में करते हैं क्योंकि उन्हें आगे ट्रांजैक्शन करने के लिए डॉलर चाहिए, तो वो मजबूर, हम मजबूर, अब हमें ऑयल चाहिए, हम डॉलर में देते हैं। तो डॉलर का डोमिनेंस बढ़ता चला गया और देखते ही देखते डॉलर अपने आप में यूनिवर्सल करेंसी बन गया। यूनिवर्सल करेंसी बनाने वाले हमें, तो कुछ कंट्रीज़ ने इनिशिएट किया कि यार अपनी अपनी करेंसी को भी प्रमोट करो। तो हमने कहा कि भैया कुछ करेंसियों को रुपये भी चाहिए होते होंगे कोई चीज़ हमसे खरीदनी पड़ती है तब रुपये चाहिए होते होंगे ना तुमसे, तो तुम आज हमसे रुपये लो, हम उस समय तुमसे रुपये ले लेंगे। हो क्या रहा है कि हम आप तुम्हें डॉलर दे रहे हैं, तब जब तुम हमसे कुछ खरीदना तो हम फिर तुमसे डॉलर ही लेते हैं, तो डॉलर का डोमिनेंस बढ़ता है। यही ट्रांजेक्शन रुपी में भी तो हो सकता है। तो जो जो कंट्री मान गए उनके साथ हमने चलाया ये स्कीम। तो रुपी स्टेट क्रेडिट रूट के तहत अगर आप कमीशन, क्योंकि ये तो ट्रांजेक्शन ही रुपी में हुआ है तो इसका कमीशन भी रुपी में दो ना, फॉरेन एक्सचेंज में क्यों दे रहे हो? और फॉरेन एक्सचेंज में दोगे तो अलाउड
लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होता टी और टोबैको, और अगर वो कमीशन 10% तक है तो इनवॉइस वैल्यू का हर चीज़ का लॉजिक है। अभी लॉजिक बताने बैठेंगे बहुत डिले हो जाता है, ठीक है, और कोई मतलब भी नहीं है हमें कोई वो लॉजिक। तो क्यों रेसिंग के लिए फॉरेन एक्सचेंज अलाउ नहीं किया आरबीआई ने, इस पे टिप्पणी डाली, प्रकाश डाली है, ऐसा तो आएगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो सरकार ने जब भी इसको डिसअलाउड किया है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा है, हर एक के रीज़न है, हर एक के, ठीक है। हमें अभी याद रखना है किन किन चीज़ों के लिए फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है। तो आर का मतलब रेसिंग हो गया, सी क्यूब का मतलब 3 प्रकार के कमीशन, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट जो रुपी क्रेडिट वाले हैं, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट जो इंडियन सब्सिडरी वाला, और कॉल बैक सर्विसेज वाला। और बी का मतलब है बैंड मैगजीन्स, बैंड और प्रेस्क्राइब मैगजीन, ये सब जो सरकार ने बैन कर, इनके लिए इनका अभी कोई मैगजीन बैन है और मुझे उसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो मुझे उसके लिए पेमेंट अलाउड नहीं, मेरे को डॉलर नहीं मिलेगा, तो मैं कहीं से भी लेके आऊँ उसे। फिर डी डिविडेंड, जिन कंपनी के ऊपर डिविडेंड बैलेंसिंग के लॉ एप्लीकेबल है, क्या एप्लीकेबल है, तो दिल का डी। आई इंटरेस्ट, अगर कोई एनआरआई अकाउंट खुलवाता है तो उसको इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। और एल स्क्वायर मतलब लॉटरी की विनिंग और लॉटरी का परचेज, लॉटरी खरीद रहे हो तो भी अलाउड नहीं है, और लॉटरी की विनिंग को रेमिट करना चाहते हो तो भी अलाउड नहीं है। अगर कोई इंडिया के बाहर से कोई बंदा आ गया और यहाँ लॉटरी खरीद ली और तुक्का लग गया और लॉटरी जीत भी गया और लॉटरी में उसे 1 करोड़ रुपए निकले, अब आरबीआई के पास गया और बोला 1 करोड़ रुपए ले लो और डॉलर दे दो, और डॉलर मेरे को इंडिया के बाहर भेजना है मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे, इंडिया घूमने गया था 1 करोड़ रुपए लेकर आया, ठीक है, और वो भी डॉलर में, आरबीआई उसे मना कर देगा, सॉरी, ठीक है। तो वो बोलेगा कि फिर मैं क्या करूँ ये रुपए का, हमें दे जा, ठीक है, कुछ भी कर, लेकिन हम लॉटरी के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे। पहली बात तो उसे लॉटरी यहाँ खरीदनी ही नहीं चाहिए थी, उसे लॉटरी खरीदने से पहले लॉटरी के नियम याद होने चाहिए थे। और तुम्हें मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया था कि लॉ ऑफ लैंड, जिस देश में आप रहते हो उसका कानून अगर आपको याद नहीं है तो इट इज़ योर मिस्टेक, यूनिलेटरल मिस्टेक, ठीक है, और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये आरसीबी डील एकदम अच्छे से क्लियर है आपको, ये वो ट्रांजैक्शन है जो अलाउड नहीं है। फिर एक बार देख लो, आर फॉर रेसिंग, सी क्यूब कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, रिपुई क्रेडिट वाला, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट सब्सिडरी वाला, कॉल बैक सर्विसेज, बैंड मैगजीन्स, डी फॉर डिविडेंड, कंपनी अगर डिविडेंड देना चाहती है जिनके ऊपर डिविडेंड बैलेंसिंग के लॉ एप्लीकेबल है, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन एनआरआई स्कीम, और एल स्क्वायर, एल फॉर लॉटरी और एल फॉर लॉटरी की रेमिटेंस, लॉटरी का परचेज और लॉटरी की विनिंग का रेमिटेंस। लॉटरी से रिलेटेड कुछ भी अलाउड, मतलब उसके लिए अगर आप फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ करते हो तो आरबीआई आपको मना कर देगा। शेड्यूल 1 में ये लिखा हुआ है। हाँ बेटा, पीआरआई तो करेगा अभी, क्यों, पीआरआई को तो लॉटरी का पैसा रुपए में ही मिला होगा। जैसे तू पीआरआई है, तूने कोई लॉटरी खरीदी तो वो लॉटरी तेरे को डॉलर में थोड़ी लगेगी रुपये में लगेगी। अब रुपये में वो जो तेरी लॉटरी लगी वो लॉटरी का पैसा तेरे पास रुपये में आ गया। अब तू जब उस रुपये से कोई चीज़ बाहर से खरीदती है तो वो लॉटरी थोड़ी माना जाएगा, फिर तू उसको खरीद, ये क्या उस पर लिखा हुआ थोड़ी होगा हर 500 पे ये लॉटरी में दिया गया है, पैसा तेरा हो गया ना, टैक्स देने के बाद वो सब पैसा तेरा हो गया, तेरी डिस्पोजेबल इनकम है। अब तेरी डिस्पोजेबल इनकम को तू जैसे डिस्पोज करना चाहे कर, टैक्स देने के बाद उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो पीआरआई लॉटरी खरीदेगा और लॉटरी उसे मिलेगी तो वो डॉलर में मिलेगी नहीं, रुपये में मिलेगी, रुपये पे लग ही नहीं रहा। अब रुपया आपका हो गया, रुपया आपका होने के बाद उस रुपये को आप फेंको, जलाओ, उसे कुछ खरीदो बाहर जाकर, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसा आपने बताया कि जो पीआरआई है, यानी जो पीआरआई है वो इंडिया से लॉटरी खरीदेगा तो अपन उसको फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे। बट अगर वही पीआरआई ने किसी बाहर से लॉटरी खरीदी और वो जीत गया और उसको पैसा मिला है इनवर्ड रेमिटेंस में, तो वो अलाउड है, वो डॉलर यहाँ भेजेगा। आने में तो कोई लिमिट ही नहीं है, आने में डॉलर यहाँ आ रहा है तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, देने में है, लेने में कोई नहीं है। हमारा दिल बहुत खुला है, हम खुले विचार सब एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो शेड्यूल 2, इसमें वो ट्रांजैक्शंस है जो करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल। अब है ना, मेरी बात सुनो, इसमें एक बार गिनो, 1 2
3 4 5 6 7 9 है। 9 को मैं ऐसे याद करवाता हूँ। 9 मिनिस्ट्रियों से अप्रूवल लेना है। तो आप ये याद रखना, 3 बार तो अप्रूवल आपको सरफेस डिपार्टमेंट से लेना है। 3 बार तो किससे लेना है? प्लीज़ आप मेरी तरफ देखो। 3 बार सरफेस अभी टिक कर लेंगे। 2 बार फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेना है। किससे लेना है? 3 और 2 5 हो गए। 2 बार HRD मिनिस्ट्री से लेना है, ह्यूमन रिसोर्स से। 5 और 2 7 हो गए। 1 बार लेना है तुम्हें उससे, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से। ठीक है, अब 8 हो गए। और एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से 9। अब जो यूथ अफेयर है वो HRD मिनिस्ट्री में ही आता है। अभी हमारे यहाँ पहले स्पोर्ट मिनिस्ट्री अलग हुआ करती थी, अब स्पोर्ट मिनिस्ट्री नहीं है। वो किसके अंदर आ गई है? HRD में। इनफैक्ट सरफेस डिपार्टमेंट भी कोई नहीं है अब सरफेस डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड रेलवेज में जा चुकी है। मैं अभी बताया था आप लोगों को, नितिन गडकरी है इसमें, तो उनसे अप्रूवल लगेगा। तो ये आप 9 चीज़ें अगर याद रख लो किस किस से अप्रूवल लेना है, तो ऐसे नंबरिंग में हमें जल्दी याद रह जाता है। 3 तो सरफेस है, 2 बार HRD है 5, 2 बार फाइनेंस है 7, 1 बार इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है 8, और 1 बार डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है। क्या लेना है? सर्टिफिकेट। 9 याद रखोगे। 9 अब ये 9 क्या काम है जिसमें आपको अप्रूवल लेना है? मिनिस्ट्री याद कर ली, अब काम याद कर लो। ठीक है, पहले 2 जो जिसमें कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, पहले वो याद करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, लिमिट हर जगह नहीं है। जैसे यहाँ कोई लिमिट नहीं है, यहाँ है, और एक वो लास्ट में वो स्पोर्ट्स वाला है। 2 जगह लिमिट है, बाकी कहीं पे लिमिट नहीं है। तो सरफेस और सरफेस में 3 चीज़ आ रही है और तीनों में कोई लिमिट नहीं है। तो सरफेस डिपार्टमेंट से कब लेना पड़ेगा हमें? सरफेस बहुत मजा आ रहा है तुम्हें। हाँ, ये 3 जगहों पे 1 2 3 क्या क्या है ये? अगर आप बाहर से कोई वेसल लेते हो, उसका फ्रेट देते हो, हमारे यहाँ पे बहुत सारे वेसल्स हैं, उन्हें यूज़ करो सालों। ठीक है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। ठीक है, लिव इन इंडिया, डाई इन इंडिया, इंडिया इज़ माई कंट्री। ठीक है, अब आप बाहर जा रहे हो, आर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब ये जितने भी आपके वेसल्स हैं जो आप इंडिया के बाहर से लाते हो, और वो भी कौन ला रहा है? PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, इनको बहुत ज़रूरत पड़ती है बार बार लाने की, तो इनको हमेशा अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये क्या, नेता लोग ही सबसे ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज का गलत यूज़ करते हैं। पावर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि बाहर का वेसल यूज़ कर लिया, फ्रेट देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर अपन लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, PSUs के और गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के खर्चे का टोटल करें ना, तो वो इतना भारी बैठता है कि आपको लगेगा यार ये क्या करते हैं। एक जगह मैंने देखा, इनको 15,000 रुपये तो टेलीफोन अलावेंस मिलता है सारे MPs को, 10,000 या 15,000 महीने का। तुम महंगा से महंगा रिचार्ज करा लो, 15,000 का कोई रिचार्ज नहीं है। तो किस चीज़ का टेलीफोन अलावेंस है? समझ के बाहर है। ठीक है, पोस्ट पेड में भी नहीं आएगा, सब अनलिमिटेड है। 300, 500, 700, 1000, 1200, 1500 से ऊपर महीने का बता रहा हूँ। अपन तो 3 महीने का करा लेते हैं 600, 700, 800, 900 में। ठीक है, तो भी नहीं लगेगा इनको, तो भी सुध बुध नहीं है कि ये कौन सा टेलीफोन अलावेंस है, ये इनको ISD कॉल करनी है या क्या करनी है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे अननेसेसरी खर्चे लोग करते हैं, और उसमें फॉरेन एक्सचेंज का रेमिटेंस हमारा जाता है। तो ये लिमिट लगाइए कि अगर आप कोई भी फॉरेन वेसल यूज़ करोगे तो पहले क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल। सेकंड, अगर आप कोई भी चीज़ ओशन ट्रांसपोर्ट से मंगा रहे हो, कोई भी माल, CIF का मतलब है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, CIF बेसिस पे मंगा रहे हो, तो उसकी भी जो पेमेंट करोगे उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड। थर्ड, अगर कोई कंटेनर डिटेंशन चार्जेस दे रहे हो, आपका माल जब उतरता है तो उसके डिटेंशन चार्जेस देने होते हैं। अब वो डिटेंशन चार्जेस जो होते हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग डिसाइड करता है कितने होंगे। उससे ज़्यादा दे रहे हो, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग डिसाइड करेगा वो तो वही होंगे जो लिमिट में है, तो उसके लिए अप्रूवल नहीं है। लेकिन जो डायरेक्टर जनरल डिसाइड करे उससे ज़्यादा आप डिटेंशन चार्जेस दे रहे हो, तो आपने कोई लॉ तोड़ा होगा इसीलिए ज़्यादा लग रहे हैं, तो जो ज़्यादा दे रहे हो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये अप्रूवल मिल जाता है क्योंकि आप पैसे इनको ही तो दे रहे हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग को पैसे दे रहा हूँ मैं,
ठीक है। तो ये लो डॉलर के अंदर पेमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है। अब ये जितना भी पेमेंट करना पड़ रहा है ये वो मांग रहा है तो ही तो दे रहा हूँ मैं, तो इसमें अप्रूवल लेने में कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। फॉर्म वॉर्म भरना होता है एक सिंपल सा, भर दो और मिल जाता है। तो ये 3 जगह पे सरफेस लगेगा भाई, फ्रेट एफ, ओशन ट्रांसपोर्ट ओ, और कंटेनर डिटेंशन चार्जेस डी। तो इसका भी कुछ बन रहा हो तो बना लो भाई, ठीक है। ये वेसल का फ्रेट हो गया, ठीक है। उसके बाद ओशन ट्रांसपोर्ट और एक कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, कुछ भी नहीं बनेगा। अब FOC कर लो बोले इसको, फ्रेट को F कर दो, फ्रेट ऑफ वेसल को, ठीक है। फोर्ड कर लो भाई, तो भी कोई इतना वो नहीं है, लेकिन ठीक है, छोटी सी चीज़ है। फोर्ड, फ्रेट ऑफ वेसल, ओशन ट्रांसपोर्ट चार्जेस और कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, ठीक है। इसके लिए FOD की परमिशन किससे लेनी है? सरफेस से लेनी है। और FOD की किससे लेनी है? सरफेस से। अब एक और जगह पे 3 आए थे, कहाँ पर 3 थे? फाइनेंस में। फाइनेंस में 2 थे, HRD में भी 2 थे, अब सब जगह 2-2 है। तो आप पहले आते हैं किसके ऊपर? HRD के ऊपर। HRD से ले लिए, कोई कल्चरल टूर्स करवाना है, कोई बाहर जाना है, कोई कल्चरल टूर वगैरह करवाना है तो HRD मिनिस्ट्री। और एक HRD से लेनी है आपको किसमें? जब आपको कोई बाहर स्पोर्ट्स लीग करवानी है और उसके लिए आप कोई प्राइज देना है, स्पॉन्सरशिप इंडिया के बाहर करवानी है, उसके अंदर HRD में लगेगी यूथ स्पोर्ट मिनिस्ट्री की। स्पोर्ट मिनिस्ट्री अब अलग नहीं है, फिर बोल रहा हूँ HRD के अंदर ही स्पोर्ट मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स में हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स सब आ गया, तो HRD एक वाइडर हो गया, फिर उसके अंदर है एजुकेशन, उसके अंदर है हेल्थ और उसके अंदर है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। ये स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में अभी अनुराग ठाकुर है, तो उनसे लेनी पड़ेगी, ठीक है। और कल्चरल टूर्स में कैसा कल्चरल टूर्स है? एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से है, क्या है क्या नहीं, तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर HRD मिनिस्ट्री में जाएगी। चलो, अब इसमें 1 लाख की लिमिट याद रखना। इसमें एक एग्जांपल दिया था कि सहारा पहले कब करवाता था? शारजा में, शारजा कप। उसमें इंडिया, पाकिस्तान और एशिया की कंट्रीज पार्टिसिपेट करती थी, श्रीलंका वगैरह, UAE भी खेलती थी, उसमें होस्ट होती थी, तो ठीक है। और वो शारजा कप होता था, बहुत फेमस था उस टाइम पे शारजा कप, ठीक है। और उस टाइम से बहुत लोगों का बाहर जाने का चलन भी बहुत बड़ा था, क्योंकि UAE में होता था तो लोग एक घूमना भी हो जाता था, और मैच की दीवानगी तो पता ही है इंडिया में, तो वो चीज़ को लेकर सहारा बहुत अच्छा अर्न भी करता था, वो बाहर करवाता था। अब इस तरह की स्पोर्ट्स इवेंट आप पहले तो BCCI ये प्रेफर करता है इंडिया में ही हो सब, ठीक है। अभी कोई ऐसा, अभी जैसे अभी लोकसभा इलेक्शन है, बट स्टिल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि IPL इंडिया में ही हो, IPL इंडिया के बाहर ना हो, जबकि बहुत मुश्किल है। लोकसभा इलेक्शन है, आपके एग्ज़ाम मई जून में होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम मई जून में होंगे, ठीक है। अब वो तो पोस्टपोन होंगे खैर एग्ज़ाम तो, लेकिन IPL पोस्टपोन नहीं होगा, वो तो इंडिया में ही होगा, ठीक है। तो अरबों खरबों रुपया होता है, इससे जो अर्निंग होती है वो कमाल अर्निंग होती है, तो चाहते हैं कि भाई वो अर्निंग इंडिया में ही रहे, बाहर ना जाए। चलो देखो इधर देखो, तो जितनी भी इस तरह की लीग आप इंडिया के बाहर करवाओगे, उसके लिए आपको यूथ अफेयर का अप्रूवल लेना, अगर उसका प्राइज मनी 1 लाख से ज़्यादा है, सामने देखना, ठीक है। तो 2 मैंने HRD में बता दिया, एक कल्चरल टूर, स्पोर्ट्स, 3 इधर हो गए सरफेस में, 2 इधर हो गए, 5। अब 2 बचे कौन से? फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्टर से लेना पड़ेगा। एक तो सिंपल है P&I क्लब, ये प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब, ये पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग शिप में काम करते हैं उन लोगों के इंश्योरेंस के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्लब होता है। तो इस तरह के क्लब की आप मेंबरशिप लेते हो, बहुत महंगी होती है ये, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल की महंगी होगी, एलाइड क्लब में आते हैं ये सब। अब इन तरह के क्लब्स की आप मेंबरशिप लेते हो तो उसके लिए पहले आपको फाइनेंस मिनिस्टर से अप्रूवल, ठीक है। और एक फाइनेंस मिनिस्टर में एक ये हो गया, और एक इसका अपन ने चार्ट बनाया था एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का चार्ट है, ठीक है। 1 मिनट देख लो इधर, जल्दी कर देखो, पॉज कर विकास। एडवर्टीजमेंट, इसमें ये चार्ट याद रखना आप लोग। अगर आप फॉरेन प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट देते हो, आप अगर स्टेट गवर्नमेंट या PSU हो, तो टूरिज्म वगैरह को प्रमोट करने के लिए देते हो तो अलाउड है,
कोई और पर्पस के लिए देते हो तो $10,000 तक अलाउड है, उसके ऊपर अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका? फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू नहीं हो, कोई और हो, मैं हूँ, आप है, तो हमारे लिए कोई ऐसी अप्रूवल हम एडवर्टीजमेंट फॉरेन प्रिंट मीडिया में दे सकते हैं। बच्चों इधर देखो, सरफेस वाले 3 हो गए, 2 हमारे हो गए किसके? HRD वाले। 2 में, एक में लिमिट थी 1 लाख की, एक में कोई लिमिट नहीं थी, 5 हो गए। 2 हो गए हमारे फाइनेंस वाले, एक था P&I एलाइड क्लब की मेंबरशिप लेनी है, और एक एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया, एक में 10,000 की लिमिट है, एक में कोई लिमिट। ये 4 बराबर याद रखना, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट है, PSU है, ठीक है। टूरिज्म वगैरह के लिए है, अलाउड है, नहीं तो अलाउड 10,000 तक अलाउड है। कोई और कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, PSU नहीं है, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव बनेगा बहुत बढ़िया वाला 100%, ठीक है। तो बराबर याद रखना। जहाँ लिमिट है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा, गलती मत कर देना। एक नंबर यहाँ से पूरे चाहिए हमें, ठीक है। ये अब हमारे 3 हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए, कितने हो गए? 3, 5, 7। अब एक और बचे। एक किसके? एक तो डायरेक्टर जनरल से सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है अगर आप कोई मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हो और उसके लिए आपको पेमेंट करनी है। कौन हो आप? मल्टी मॉडल। ये इससे आपको डायरेक्टर जनरल का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और 8 हो गए। एक लास्ट बचा, इसमें आपको किसकी लेनी है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री में लेनी है आपको अगर आप फॉरेन का कोई भी टीवी चैनल या कोई भी, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, तो ये लोग यहाँ पे अपने शोज़ लाइव स्ट्रीम करते हैं, ठीक है। HBO हो गया, ठीक है, नेशनल ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। ये सब इस तरह के चैनल्स अपने टीवी पे भी आ रहे हैं, जबकि ये चैनल बाहर के हैं। तो ये जो भी लोग इंडिया में इस पैसे देकर ये चैनल की स्ट्रीमिंग खरीदता है, ठीक है, और उसके बाद वो आपको टीवी पे दिखते हैं, तो ये सब जो भी कर रहा है वो बंदा अप्रूवल लेगा पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से। किससे लेगा? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। शेड्यूल 2 भी हो गया, 1 भी हो गया, अब 3 मेरी तरफ देखो। शेड्यूल 3 थोड़ा फास्ट जाएंगे अब। शेड्यूल 3 ये करंट अकाउंट में ही चल रहा है। इसमें वो ट्रांजेक्शन है जो अलाउड है, ये सारे अलाउड है। कौन से? अभी मैं फॉरेन घूमने गया, अलाउड है। गिफ्ट दे रहा हूँ, अलाउड है। पढ़ने गया, अलाउड है। इमिग्रेशन अलाउड है। टूरिज्म के लिए अलाउड है। मेडिकल के लिए अलाउड है। इन सब चीज़ों के लिए जाता हूँ अलाउड है, अप टू 2.5 लाख, अप टू 2.5 लाख। इसमें कोई न्यूमेरिक नहीं है, एकदम सीधे से याद रह जाएंगे। गिफ्ट, डोनेशन, प्राइवेट विजिट। नेपाल भूटान को छोड़ के, नेपाल भूटान के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन करेंसी अलाउड है, इसलिए आपको फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस वहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्राइवेट विजिट, गिफ्ट, डोनेशन, एम्प्लॉयमेंट के लिए गए, इमिग्रेशन के लिए गए, क्लोज। अच्छा, अब बीच में नोटबंदी हुई थी ना, तो नेपाल में भी बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि आपने अलाउ कर रखी है, तो वहाँ पे भी तो बहुत से 500,000 के नोट थे उन लोगों के पास भी, ठीक है। टूरिज्म के लिए जाते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी पूल में नहीं लिया। अब 8 बजे उन्होंने भी टीवी खोला हुआ है, ये हो गया। फिर उनको भी फैसिलिटीज़ दी गई थी कि भाई इस तरीके से पैसे यहाँ जमा कराओ या जो भी है, और उनको एक्सचेंज की फैसिलिटी, ठीक है। उनको ऐसा मैंने पढ़ा था, पता नहीं मीम था कि सही था, ठीक है, कि उसमें वो लिखा हुआ आ रहा था भाई कि वो पैसे नहीं मिल रहे उनको, तो नीचे इंडियन खड़ा था, अभी तो हमें ही नहीं मिले, तुम्हें कहाँ से मिलेंगे, इतनी लंबी लाइन में खड़े हुए हम, ठीक है। तो ट्रैवल वगैरह के लिए जाते हो, इसके लिए जाते हो तो अलाउड है। इसमें जो मेन बात है वो याद रखना कि पॉइंट नंबर 4, 6 और 4, 7 और 8, ठीक है। 4 क्या है? इमिग्रेशन, 7 क्या है? मेडिकल, और 8 क्या है? स्टडीज़। अगर आप मेडिकल के लिए कोई लाइलाज बीमारी है, आपकी बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी, उसके लिए जाते हो तो 2.5 लाख की लिमिट नहीं है, उससे ज़्यादा भी अलाउड है। पढ़ने के लिए जाते हो तो 2.5 लाख की लिमिट नहीं है, उससे ज़्यादा भी। इमिग्रेशन के लिए जाते हो 2.5 लाख की लिमिट नहीं है, उससे ज़्यादा भी। इन 3 पर्पज़ के लिए 2.5 लाख से ज़्यादा की लिमिट भी अलाउड है, ठीक है। तो फॉर द पर्पज़ मेंशन इन 4, 7 एंड 8 इंडिविजुअल अवेल एक्सेस ऑफ द लिमिट, जो एक्सेस है वो ले सकते हो। और ये जो 2.5 लाख की लिमिट है मैंने बता दें किस स्कीम के तहत है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। इस स्कीम का नाम आप याद रखोगे, क्या नाम है इसका? ये स्कीम RBI लेकर आया था 3 मई 2000 को। कब लाया था? एक्ट तो 99 में आया था, लेकिन ये स्कीम आई थी 3 मई 2000। इस स्कीम ने ये कहा कि भैया हम लोग हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको डॉलर चाहिए तो हम बार बार आपको परमिशन दें, आपको लाइन में खड़ा रखवाए, या आपको आपके काम वहाँ पे डिले हो जाए, ये हम नहीं चाहते हैं। तो $2.5 लाख तक की अभी जो लिमिट है, अच्छा ये उस समय 2.5 लाख नहीं थी, पहले तो बता दूँ, ये ग्रेजुअली बढ़ाई गई है। तुम समझते हो 2000 में 2.5 लाख का क्या मतलब है? आज से 24 साल पहले
2.5 लाख डॉलर का क्या मतलब है समझते हो तुम? ठीक है, तो वो 2.5 लाख डॉलर अब हुए हैं, इन्फ्लेशन के हिसाब से लिमिट बढ़ती है, कल 3 भी हो सकती है ये, तो ये उस समय 2.5 लाख नहीं थी, लेकिन ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत आज आप 2.5 लाख डॉलर तक अलाउड है, आप फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शंस। सुन रहे हो मेरी बात? ठीक है, कौन से वाले? शेड्यूल 3 वाले। 1 वाले तो कर ही नहीं सकते, 2 वाले बिना लिमिट के कर सकते हो अप्रूवल के, 3 वाले जो कर सकते हो लेकिन 2.5 लाख तक की लिमिट के, 2.5 लाख के ऊपर लेते हो तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये लोगों के लिए जो इंडिया के रेसिडेंट है, परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, हु इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट, पाकिस्तान को छोड़ के किसी और फॉरेन स्टेट के सिटीजन है या सिटीजन इंडिया के है लेकिन कोई फॉरेन की कंपनी में काम करते हैं और डेप्यूट होकर वापस इंडिया ही आए हैं। सिटीजन या तो आप फॉरेन के हो और अब इंडिया आए हो, या इंडिया के सिटीजन थे, बाहर चले गए थे और जिस कंपनी में जॉब करते थे उस कंपनी का ऑफिस इंडिया में डला है तो आपको इंडिया वापस भेजा गया है, मतलब आप काम करने के लिए इंडिया आए हो, लेकिन आपको आए हुए अभी 3 साल से ज़्यादा आप नहीं रुकोगे यहाँ पे, तो आपकी जितनी भी नेट सैलरी है वो पूरी के पूरी आप रेमिट कर सकते हो। 2.5 लाख की लिमिट आप पे एप्लीकेबल। एक बार फिर सुन लो, आप किसी फॉरेन स्टेट के सिटीजन हो या आप इंडिया के सिटीजन हो लेकिन काम करने के लिए वापस इंडिया ही आ गए हो, पहले बाहर गए थे अब इंडिया आ गए हो, इंडिया के आप रेसिडेंट भी हो, 182 डेज रुक रहे हो तो रेसिडेंट हो, 3 साल से ज़्यादा के लिए आप इंडिया में नहीं आए हो, नॉट मोर देन 3 ईयर्स, तो आप अपनी पूरी नेट सैलरी वापस रेमिट कर सकते हो। उसका लॉजिक क्या है कि कोई बंदा जो बाहर का सिटीजन हो या इंडिया का हो, बाहर चला गया है और अब इंडिया आया है और किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया है, तो उससे उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया, अब वो पैसा अपने घर वालों को भेजेगा, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, उसके लिए 2.5 लाख की लिमिट नहीं है। ठीक है, वो कि जितना भी डेप्यूट करना चाहे बिना परमिशन के कर सकता है। ठीक है, देखो, अ पर्सन सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट, अ पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया मेक रेमिटेंस अप टू हिज नेट सैलरी, अपनी नेट सैलरी रेमिट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो रेसिडेंट है उसका क्या मतलब है? A person the duration of which does not exceed 3 years is a resident but not permanent resident, उसे हम रेसिडेंट मानेंगे बट क्या नहीं मानेंगे? मतलब इंडिया में आया है लेकिन 3 साल से ज़्यादा रुकने वाला नहीं है, पहले से पता है कि वो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने आया और प्रोजेक्ट कंप्लीट करके चला जाएगा। समझ गए बच्चों? ये भी हो गया। अब इंडिविजुअल के अलावा यहाँ पे सारे 4 केस थे, ये 4 केस आपको याद रखने हैं, मैंने उस समय भी बोला था, क्योंकि इसमें लिमिट ही लिमिट है। ये 4 केस ऐसे हैं। अब ऊपर तो इंडिविजुअल को तो 2.5 लाख सीधे दे दिए। अच्छा, ऊपर एक और बात याद रखना, 2.5 लाख रुपए अगर आप आरपीएफ अकाउंट खुलवाते हो, ठीक है, और एक EICC अकाउंट, EEFC, ठीक है, अकाउंट खुलवाते हो, उससे भेजते हो तो आपको अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जितना रेमिट करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि ये अकाउंट ही उनके खुलते हैं जिनके फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैंने उस समय बोला था कि ये अकाउंट इटसेल्फ इज अप्रूवल, ये अकाउंट आपका खुल गया तो इसका मतलब ये अप्रूवल है कि अब आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हो, तो कोई दिक्कत, इसमें आप कोई भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके पहले ये 4 जगह पे अगर आप पैसा दे रहे हो, कितनी जगह पे? ये 4 जगह पे। कौन सी 4 जगह पे आप पैसा दे रहे हो? पहला, डोनेशन, अगर आप क्या दे रहे हो? डोनेशन दे रहे हो। डोनेशन किसको? एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, कोई चेयर इस्टेब्लिश करने के लिए, या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आप डोनेशन दे रहे हो, तो वो डोनेशन जो है आपकी फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग का 1% और 50 लाख US डॉलर, इससे विच एवर इज लेस, हायर नहीं है, क्या है? इतना डोनेशन आप दे सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर RBI का अप्रूवल लगेगा। मतलब इनके लिए 2.5 लाख की लिमिट नहीं है, इनके लिए ये लिमिट है डोनेशन देने के लिए। क्या देने के लिए? और ये डोनेशन याद रखना इंडिविजुअल नहीं दे रहा, कौन दे रहे हैं? HUF, फॉर्म वगैरह कौन दे रहे हैं? इंडिविजुअल तो मतलब दे नहीं सकते, क्योंकि इंडिविजुअल दे सकते तो शेड्यूल 3 में आता, जो भी ट्रांजेक्शन अलाउड है वो तो शेड्यूल 3 में आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो, इंडिविजुअल को तुमने कभी देखा है कोई इंडिविजुअल वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वहाँ डोनेशन देगा? यहीं दे दो ना भाई, यहीं दे दो डोनेशन। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में डोनेशन देना है तुम्हें, तो इसीलिए शेड्यूल 3 में वो ट्रांजेक्शन को लिस्ट किया गया है जो यूजुअली आप अंडरटेक करते हो। फॉरेन विजिट, पढ़ाई के लिए बाहर जाना, मेडिकल के लिए, इमिग्रेशन के लिए, गिफ्ट देना, डोनेशन, एजुकेशन से नॉर्मल जो गिफ्ट और डोनेशन आप देते हो, जो ट्रांजैक्शन आप करते हो ना इंडिविजुअल के रूप में, वो हमने शेड्यूल
3 में अलाउ करे हुए हैं। अब जो ऑड वन आउट ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल अजीब व गरीब कोई ऐसी चीज के लिए तुम्हें पैसा चाहिए जो शेड्यूल 3 में मेंशन भी नहीं है, और कभी कभी ऐसे पैसे की भी जरूरत पड़ती है, तो आरबीआई से अप्रूवल लो और कर लो। अप्रूवल लेके तो कर ही सकते हो। चलो, अब पहला हो गया डोनेशन 1% 50 लाख, 1% 50 लाख, विच एवर इज हायर। दूसरा हो गया कमीशन। अगर आप इंडिया के बाहर कोई भी कमर्शियल प्लॉट वगैरह हायर करवाते हो, ये इंडिया नहीं है, आउटसाइड इंडिया है, ये कमीशन पर ट्रांजेक्शन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्लॉट्स आउटसाइड इंडिया एक्सीडिंग 25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, इनवर्ड रेमिटेंस का 5% और 25,000 US डॉलर, ठीक है। इनवर्ड रेमिटेंस का 5%, 25,000 US डॉलर, विच एवर इज, हाँ इधर विच एवर इज मोर है। इससे ज्यादा का कमीशन अगर आप देते हो, ठीक है, डॉलर में, तो आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। इतना कमीशन देते हो तो अलाउड है, ठीक है। थर्ड, 10 लाख US डॉलर अगर आप देते हो, 1 करोड़ US डॉलर अगर आप देते हो कंसल्टेंसी सर्विसेज लेने के लिए इन रिगार्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, और एनी अदर कंसल्टेंसी में 1 लाख या 10 लाख, 1 लाख 10 लाख ही है भाई, है ना। तो इधर 1 करोड़ है और इधर 10 लाख, तो ये कंसल्टेंसी की लिमिट हो गई कि अगर आप कंसल्टेंसी ले रहे हो इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़, अदर देन इंफ्रा 10 लाख, इतनी कंसल्टेंसी आप दे सकते हो। इसके लिए डॉलर आप विड्रॉ कर सकते हो। इससे ज्यादा करोगे तो आरबीआई का अप्रूवल। पहला हो गया आपका डोनेशन वाला पॉइंट, दूसरा हो गया कमीशन, तीसरा हो गया कंसल्टेंसी, और चौथा वाला वापस से कमीशन ही है, ठीक है, एक तरीके से कमीशन ही है। क्यों? रेमिटेंस एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया और US डॉलर 1 लाख विच एवर इज हायर बाय एन एंटिटी इन इंडिया बाय वे ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। मतलब कोई भी इंडिया की एंटिटी है, ठीक है, वो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आई। अब जो इन्वेस्टमेंट बाहर से इंडिया में लेकर आया, आप उसको कुछ कमीशन दे रहे हो, कोई रेमिटेंस दे रहे हो, तो वो कितना दोगे? जितना वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आया उसका 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ हायर रखने का लॉजिक है, डोनेशन में लेस रखने का लॉजिक है। वहाँ विच एवर इज लेस क्यों रखा? क्योंकि 50 लाख US डॉलर तक हम अलाउ करें, इससे ज़्यादा क्या डोनेशन दोगे, इससे ज़्यादा हम नहीं देने। यहाँ विच एवर इज मोर क्यों रखा है कि अगर मान लो कोई बंदा इंडिया के बाहर से 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आया, तो उसका 5% कितना होगा? 500 का 5% 25 करोड़, 500 का 5% कितना होगा? 25 करोड़। और 1 लाख अगर यहाँ विच एवर इज लेस रखते तो 1 लाख, तो आप उसको 1 लाख डॉलर दोगे और वो 500 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट लेकर आया है। तो अगर 500 करोड़ डॉलर में से 25 करोड़ डॉलर दे भी दिया तो क्या दिक्कत है? इतना मोटा इन्वेस्टमेंट लेकर आया ना वो। तो यहाँ पे हमने विच एवर इज हायर रखा, क्या नहीं रखा? क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो लेके आया। डोनेशन में आप क्या लेकर आए? कुछ भी नहीं। चलो उल्टा दे रहे हो आप, तो वहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ लिस्टेड नहीं है तो वो फ्रीली अंडरटेकर है, क्योंकि जो यहाँ लिस्टेड है उसके लिए लिमिट है। अब इसके अलावा जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, वो कैपिटल में नहीं बात कर रहा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है और वो यहाँ लिस्टेड, सब तो डाल दिया तुमने यहाँ। अब इसमें क्या बचा? सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और तो कुछ बचा ही नहीं। मोटा मोटा तो सब आ गया इसमें। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ आया कहीं पे भी, 1 में आया, 2 में आया, 3 में आया, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रीली अलाउड है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, उसके लिए कोई लिमिट। लेकिन एक जनरल रूल मत भूल जाना, कोई भी ट्रांजैक्शन आप ऑथोराइज पर्सन के बिना किसके साथ करोगे? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम 2.5 लाख, ये सब बता चुका हूँ। लिमिट आपको कंसोलिडेट मिलेगी। अगर आप 5 लोग घूमने जा रहे हो तो सबको 2.5 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, सबको मिला के 2.5 लाख की लिमिट है, ठीक है। सबको अलग अलग 2.5 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। अब इसके बाद आती है किसकी? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसका आता है सेक्शन 6। क्या आता है? सामने देखो, ये बताऊं वापस क्या होते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? एक पेज तो यही बता दिया इसने कि क्या होते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, सबको याद है। अब इसमें सबसेक्शन 1 2 3 4 ऐसे करके 7 है, जिसमें से एक काम का नहीं है, तो वो सबसेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ लो इसको जल्दी से। पहले सबसेक्शन 1 पढ़ा। सबसेक्शन 1 ये कहता है, सामने देखो प्लीज, थोड़ा सा और है, बराबर से देखो, कंसंट्रेशन से सुनो। 1,
कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन सिर्फ तभी होगा जब वो ऑथोराइज पर्सन के थ्रू होगा। 1 में तो ये लिखा हुआ है। 2, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आरबीआई से कंसल्ट करके रूल बना सकती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के, और उन्होंने रूल बना भी दिए। क्या रूल बनाया? तो इसमें मैंने पहले तुम्हें 2 और 2A पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? ये तो है 2 और 2A। 2 क्या बोलता है कि आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी, आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी स्पेसिफाई करेगा वो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? अब डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इन्होंने कहा है वही है जो हमने स्पेसिफाई करे हैं, तो सरकार बोल दे ऑफिशियल गैजेट में कि ये डेप है। वैसे तो डिवेंचर वगैरह आते हैं इसमें, लेकिन और भी बोल दे ये भी डेप इंस्ट्रूमेंट है, ये भी है, तो उससे रिलेटेड रूल कौन बनाएगा? आरबीआई बनाएगा। और जो नॉन डेप इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन दोनों में लिखना कैसे है? इधर आरबीआई बनाएगा इन कंसल्टेशन विद सीजी, वहां पे सीजी बनाएगा इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। और 3 बातें याद रखनी है कि ये लोग क्या रूल बनाएंगे, कौन से क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, नंबर 1, उसकी लिमिट क्या होगी और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी। ये देखो, क्लास और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, लिमिट, कंडीशंस, क्या क्या कौन बनाएगा? सीजी, आरबीआई। किसके साथ? सीजी के साथ। कौन से ट्रांजैक्शन? इन्वॉल्विंग, और जैसे ही आप 2 के बाद 2A में आ जाओगे तो यही बात लिखी जाएगी। अब इसमें कौन बनाएगा? सीजी इन कंसल्टेशन विद किसको? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग, नॉट इन्वॉल्विंग डेब्ट। तो था इन्वॉल्विंग डेब्ट और अदर देन डेब्ट। इसमें भी वही 3 बातें, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, लिमिट और टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये हमारा सबसेक्शन 1 था, ऑथोराइज पर्सन के थ्रू करो। सबसेक्शन 2 था, आरबीआई रूल बनाएगा डेब्ट के लिए। सबसेक्शन 3 था, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी नॉन डेब्ट के लिए। अब 2A था सॉरी, और सबसेक्शन 3 ओमिटेड है, इसमें लिस्ट थी, वो लिस्ट हमने ओमिट कर दी। और सबसेक्शन 4 और 5 एक स्टोरी की तरह याद करवाया था, वो स्टोरी वापस सुन लो। क्या क्या? इधर देखो कि अगर हमारा सिद्धार्थ है और वो इंडिया के बाहर जाता है और वहाँ पे किसी लड़की से शादी वादी कर लेता है और वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह सेट कर लेता है, और कुछ प्रॉपर्टी इसकी सासू माँ ने भी इसको वहाँ पे गिफ्ट करी है और कुछ इसने अपने पैसों से बनाई है। लेकिन ये सब करने के बाद सिद्धार्थ को वापस इंडिया की याद आती है और इसको एयरलिफ्ट करके इंडिया वापस लाया जाता है। तो ये जब इंडिया आएगा तो जितनी भी प्रॉपर्टी इसने इंडिया के बाहर बनाई है, कमाई है, वो उसे होल्ड, ऑन, ट्रांसफर, इन्वेस्ट कर सकता है। उस पर कोई लिमिट नहीं है, फ्रीली अलाउड है, क्योंकि ये इसने उस समय बनाई थी जब ये इंडिया के बाहर था। आज ये पीआरआई है, प्रॉपर्टी आज भी बाहर है और वो उसको मेंटेन करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि इसने तब बनाई थी जब ये इंडिया के बाहर था। इसी रिगार्ड में एक और बात, ये तो सिद्धार्थ की बात, अब अपूर्व की बात। अब अपूर्व इंडिया में ही है और यहाँ पे इसकी शादी हुई, इसको भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई, इसको भी सासू माँ ने बहुत सारे गिफ्ट दिए, इसको भी सब कुछ हुआ, लेकिन इसको अब एयरलिफ्ट करके यूएसए जाना पड़ा। ये भाई अब यूएसए चले गए पैसा वैसा कमा कर, लेकिन इंडिया में इनकी प्रॉपर्टी है तो वो इन्हें मेंटेन करना चाहते हैं, बेचना नहीं चाहते। तो वो जो भी मेंटेन कर रहे हैं, उससे जो कमा रहे हैं और जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो सब अलाउड है। इन दोनों ट्रांजैक्शन से हमें क्या सीखने को मिला कि सिद्धार्थ इंडिया में आ गया, अपूर्व बाहर चला गया। जिस वक्त सिद्धार्थ इंडिया में आया तो पीआरआई बन गया और अपूर्व बाहर चला गया तो पीआरओआई बन गया। जब सिद्धार्थ पीआरआई बन गया तब भी उसके पास स्विट्जरलैंड में एसेट्स है, तो वो इंडिया का बंदा और एसेट आउटसाइड इंडिया। जब अपूर्व यूएसए चला गया तो उसके पास इंडिया में एसेट है, तो बंदा पीआरओआई और एसेट इन इंडिया। तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया और ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउड है। ये क्या है? अलाउड है। अब ये सब चीज यहाँ पे लिखी हुई है 4 में और 5 में। देखो, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इसमें ना ये हॉटी याद रखना तुम, हॉटी, ठीक है। होल्ड ऑन ट्रांसफर इन्वेस्ट, वहां पर यही आएगा, होल्ड ऑन ट्रांसफर। लाइन की शुरुआत ही ऐसे करोगे, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, वहां पे लिखोगे अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, हॉटी, होल्ड ऑन ट्रांसफर इंटरेस्ट, होल्ड ऑन ट्रांसफर इन्वेस्ट, होल्ड ऑन ट्रांसफर, होल्ड भी कर सकता है, इन्वेस्ट भी कर सकता है, ट्रांसफर जो करना चाहे कर सकता है। किसका?
फॉरेन करेंसी का, सिक्योरिटी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो इंडिया के बाहर है, लेकिन वो उसने कब एक्वायर करी थी? जब वो खुद भी इंडिया के बाहर था या फिर उसको सासू माँ ने गिफ्ट करी थी। इनहेरिटेड फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। कर सकता है वो ये सबसेक्शन 4 हो गया। इसी चीज को फैलाकर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये उस समय रीड करे थे, अभी रिक्वायर्ड नहीं है, घर पे कर लेना। नेक्स्ट, अब बात किसकी होगी? अपूर्व की। अब अपूर्व कौन हो गया? तो भाई तो यूएसए चले गए, तो ये भी हॉट ही कर सकता है, ठीक है। पूरा ढंग से पढ़ना। होल्ड ऑन ट्रांसफर इन्वेस्ट, ठीक है, कर सकता है। कौन किसको? इंडियन करेंसी को, इंडियन सिक्योरिटी को, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो इंडिया में है, जो उसने एक्वायर करी थी जब वो खुद भी इंडिया में था या फिर सासू माँ ने दी थी, तुम्हारी ऐसी तैसी, ठीक है। ये सबसेक्शन 4 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विच आर अलाउड, सबसेक्शन 5 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विच आर अलाउड। ये भी अलाउड, वो भी अलाउड। क्लियर? इसमें बोला है आरबीआई किसी को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, करेगा जबकि जब देखेंगे, ठीक है। 7 में बोला है डेप इंस्ट्रूमेंट का वही मतलब है जो आरबीआई ने बताया, तो बताएगा जबकि जब देखेंगे। बता ही रखा है अभी तो, डेप में डिवेंचर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। बाकी हमें नहीं बता रखा है यहाँ पे, तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब लास्ट चीज इसमें पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, परमिसिबल ट्रांजेक्शन्स। मतलब अभी मैंने इतने ट्रांजेक्शन पढ़ा है, तो उसमें हमने स्पेशल चीज़ों की बात करी। जैसे एक बंदा इंडिया के बाहर था, अब इंडिया में आ गया। एक बंदा इंडिया में था और वो इंडिया के बाहर चला गया। नॉर्मल भी तो बात करो, अभी हम सब इंडिया में हैं, अभी मेरे को दुबई में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, मन है मेरा, यूएसए में मेरे को मेरा ऑफिस डालना है, मेरे को करना है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, न्यूजीलैंड में लोन सस्ता है, मेरे को लेना है न्यूजीलैंड से लोन, तो ये सब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, कर सकता हूँ मैं। सेम ऐसे ही इंडिया के बाहर कोई बंदा रहता है, उसको इंडिया में प्रॉपर्टी चाहिए, उसको इंडिया की सरकार से लोन चाहिए, इंडिया के बैंक से लोन चाहिए, कर सकता है वो। तो नॉर्मल की भी तो बात करो। आपने तो पहले एक्सेप्शनल वाले रूल पढ़ा दिए कि आप इंडिया के बाहर गए, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है, फिर इंडिया में आ गए, ये तो वंस इन अ वाइल। नॉर्मल तो बात करो पहले। हम लोग सब पीआरआई है, हम इंडिया के बाहर ट्रांजेक्शन करने हैं, कोई पीआरओआई है, उसे इंडिया में करना है, तो इन्होंने शेड्यूल बनाया। शेड्यूल 1 क्या है कि ये वो ट्रांजेक्शन है जो पीआरआई कर सकता है। शेड्यूल 1 में कौन से ट्रांजेक्शन है? पीआरआई कर सकता है। फिर शेड्यूल 2 में कौन से है? जो पीआरओआई। लेकिन इसमें लिमिट तो कितनी है? वही 2.5 लाख की। कितनी है? और फिर इसके बाद एक पढ़ाऊंगा प्रोहिबिटेड, जो कर ही 3 चीज और बचती है, लास्ट की 3 चीज। इसमें न्यूमेरिक बनवाया था आपको, यार ये इतना वो आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, लास्ट में थोड़ा। हेलो, हाँ देखो, पहले तो शेड्यूल 1 में वो ट्रांजैक्शन जो पीआरआई कर सकता है, पर्सन रेसिडेंट इन। एक थीम बताई थी, जनरली सब पे लगे ज़रूरी नहीं, लेकिन जनरल थीम ये थी कि इन्होंने हर वो ट्रांजैक्शन अलाउ कर दिया जिससे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ रहा है। अब इसमें एक न्यूमेरिक बनाया था। एक तो आप कोई भी फॉरेन करेंसी का अकाउंट बाहर खुलवा सकते हो, ये तो अकाउंट तो खुलवा ही सकते हो। और एक फाइट एलसीडी, जहाँ पे फाइट में एफ का मतलब था फॉरेन सिक्योरिटी, आप फॉरेन सिक्योरिटी वगैरह खरीद सकते हो, ठीक है। फिर आई का मतलब था इंश्योरेंस ले सकते हो आप, ठीक है। फिर जी का मतलब था गारंटी वगैरह देना चाहो वो सब दे सकते हो। एच का मतलब था होल्डिंग ऑफ करेंसी नोट्स वगैरह अगर आप होल्ड करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ और भी रूल्स होते हैं जो अभी नहीं बताए गए हैं यहाँ पर। फिर टी फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ, जैसे मैंने तुम्हें कहा था ट्रांसफर करोगे तो पैसा आएगा ना, परचेज करोगे तो जाएगा। परचेज अलाउ नहीं किया, ट्रांसफर अलाउ कर दिया। तो अगर इंडिया के बाहर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो तो बेच सकते हो। ये हो गया पूरा, ये फाइट हो गई आपकी। अब एलसीडी में एल का मतलब था कोई भी तरह का लोन। अब इसमें 2-3 लोन दे रखे थे, ओवरड्राफ्ट लेना, ये लेना, कोई भी लोन हो आप ले सकते हो, और उसका रीपेमेंट भी अलाउड है, उसके रीपेमेंट में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर आप अपना कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाहर करते हो, उसके लिए कोई पैसे वैसे भेजने पड़ते हैं तो वो भी अलाउड है, उसके लिए कोई लिमिट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, याद रखना। तो लोन अलाउड है। सी का मतलब था कैपिटल एसेट, अगर आप ट्रांसफर करते हो तो अलाउड है। और डी का मतलब था डेरिवेटिव,
ठीक है। तो डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो, डेरिवेटिव का मतलब होता है जो एसेट अपनी वैल्यू को किसी और एसेट से ड्राइव करता है, उसे डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये सब आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे कि डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी ये पढ़ना है कि ये अलाउड है किसमें, शेड्यूल 1 में। किसमें? ये वो ट्रांजेक्शन है जो पीआरआई को अलाउड है। किसको अलाउड है? इसमें फाइट एलसीडी याद रखोगे। अब वो ट्रांजेक्शन जो पीआरओआई को अलाउड है, किसको अलाउड है? इसमें 90% वही था जो उधर था, ठीक है। इसमें भी एक्विजिशन, ये मूवेबल प्रॉपर्टी आ गया, बस वहाँ ट्रांसफर था, यहाँ एक्विजिशन आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे भी लोन था, यहाँ पे भी लोन है। तो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन वही है शेड्यूल 2 में, जो पीआरआई को अलाउड थे वो पीआरओआई को भी अलाउड है। हमें याद रखना है कौन से अलाउड नहीं है। ये देखो, इन पे कोई लिमिट नहीं है। अगर कहीं आप लोन का अमोर्टाइजेशन करते हो या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखा है बाहर और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको पैसे वैसे भेजने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको कोई लिमिट नहीं है, उसके लिए आप पैसे वैसे भेज सकते हो। अब 4 ट्रांजेक्शन है जो प्रोहिबिटेड है, जो अलाउड नहीं है, ए, बी, सी और डी। ए में तो ये बोला गया है कि जितने भी ऊपर अलाउ किए हैं वो कहाँ तक अलाउड है? 2.5 लाख तक। और किसके थ्रू किए हो? मतलब ऑथोराइज पर्सन के थ्रू नहीं किए, और 2.5 लाख से ज्यादा है तो फिर वो अलाउड, 2.5 लाख से ज्यादा है तो अलाउड नहीं है, और ऑथोराइज पर्सन के थ्रू नहीं किए तो भी अलाउड नहीं है। ये बात याद रखा प्लीज। सामने देखो, अब ये 1 वाला पॉइंट हो गया कि ये शेड्यूल, और इसमें ये भी बताया था मैंने कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की मिला के 2.5 लाख। अगर इस साल आप बाहर घूमने भी गए हो और आपको बाहर प्रॉपर्टी भी खरीदनी है, ठीक है, दोनों में पैसा लगेगा, तो दोनों में मिला के 2.5 लाख की लिमिट है। अब उससे ऊपर लग रहा है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके ऊपर अलाउड है, ऐसा नहीं कह रहा अलाउड नहीं है, लेकिन आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब सेकंड वाले कौन से हैं जो अलाउड नहीं है? अब सेकंड वाले ये वाले ट्रांजेक्शन, अगर आप इंडिया के बाहर, ठीक है, कोई भी तरह का, सॉरी, वो आप इंडिया के बाहर, पीआरओआई है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करता है। हमने सब तरह का इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रखा है, लेकिन 4-5 तरह का इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे नहीं कर सकते। एक तो आप चिट फंड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। किसमें? जिनका ये काम होता है लॉटरी वोटरी और ये सब, और पैसे पूल करना, फिर चिट्ठी उछालना, सारे पैसे एक को दे देना, इस तरह का काम। निधि कंपनी वो भी यही तरह का काम करती है, चिट फंड, वो भी अलाउड नहीं है। एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते, यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है। मतलब उसके लिए आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते पैसा, एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे कोई यहाँ फार्मर बन के आना चाहे, खेती बाड़ी करे ना, वो यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है एग्रीकल्चर और प्लांटेशन में, नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है। रियल इस्टेट अलाउड नहीं है, लेकिन रियल इस्टेट ये वाला सब अलाउड है। टाउनशिप, रेसिडेंशियल और प्लॉट बनाना, रोड ब्रिज बनाना, पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप गवर्नमेंट के साथ मिलके तो अलाउड है। खुद करना चाहता है ये सब अकेला तो अलाउड नहीं है। और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स अलाउड नहीं है, ठीक है। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को कि जब कंपलसरी एक्विजिशन होता है, सरकार कोई प्रोजेक्ट लाती है तो आपकी लैंड कंपलसरी एक्वायर कर लेती है, और वो लैंड एक्वायर करके आपको पैसे नहीं देती है, पैसे के बदले में एक सर्टिफिकेट दे देती है कि अब इस प्रोजेक्ट से हम जितना भी कमाएंगे, जो भी कुछ होगा वो आपको भी मिलता रहेगा आगे, ठीक है। अब वो सर्टिफिकेट मिल गया, आपको पैसा नहीं मिला, अब वो इस तरह का सर्टिफिकेट इशू सरकार करती है। अब ऐसा कोई फॉरेन कंपनी इसमें इन्वेस्ट करना चाहे इस तरह की स्कीम में, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई भी ट्रांजैक्शन आप सिटीजन ऑफ कोरिया के साथ नहीं कर सकते। 3C में है। ए में क्या था? 2.5 लाख वाली नहीं। बी में क्या था? 4-5 तरह के वेंचर्स, चिट फंड और ये सब, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर। सी में क्या था? कोरिया के साथ आप कोई भी ट्रांजैक्शन, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अंडरटेक एनी कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल की बात चल रही है, सेक्शन 6 पढ़ा रहा हूँ ना, तो सिर्फ किसकी बात चल रही है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते विद एनी पर्सन हु इज सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक, अरे बाप रे, पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। तो कोरिया के साथ आप कोई भी ट्रांजैक्शन, कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। और डी, अगर कोई एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन आप कर भी चुके हो तो उसे 180 डेज में आपको बंद करना है। अब ये नोटिफिकेशन 2017 में आया था, तो 2017 को 180 दिन तो हो चुके, तो ये पॉइंट का अब रिलेवेंस नहीं है। ये जिन्होंने कर रखे होंगे उन्होंने इनको वाइंड अप कर दिया। धन्यवाद। बंद कर दे।